हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की वीडियो में हम आपके साथ देखेंगे नवंबर 2023 का सीए फाइनल का डीटी का आरटीपी। और अच्छा आरटीपी है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आईसीआई ने इसमें इंक्लूड किए हैं। आपको पता है डियर, हर अटेम्प्ट के लिए आईसीआई आपके लिए एक आरटीपी लेकर आता है और 2 एमटीपीज लेकर आते हैं। तो दोनों एमटीपीज भी आईसीआई ने इशू कर दिए, बट एमटीपीज में कोई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नहीं है। आरटीपी में सही में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड दीज क्वेश्चंस आर रियली वेरी गुड। तो फिर आपको आरटीपी अच्छे से करके जाना चाहिए। तो फिर हम आज की वीडियो में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। मैं आपको ये नहीं कह सकता है कि आधे घंटे में हो जाएगा या 1 घंटे में हो जाएगा, बट हाँ, ज्यादा टाइम भी हम आपको नहीं लगाएंगे। तो फिर हम आरटीपी का एनालिसिस शुरू करते हैं। और एक छोटी सी बात, हमने ना प्रायोरिटी टॉपिक्स के नाम से एक वीडियो अपलोड की हुई है। उसमें चूंकि अब टाइम बिल्कुल कम है, तो आपको कैसे किस तरीके से एट द लास्ट मोमेंट आपको अपने प्रिपरेशंस को कंसिडर करना चाहिए। ऑल्दो अभी प्रिपरेशन का टाइम तो नहीं है, अब तो ये मतलब रिवीजन का टाइम है। स्टिल अगर जिन बच्चों के आपको थोड़ा सा अगर डाउट है कि साहब इतना बड़ा सिलेबस है, हमने पहले इसको प्रिपेयर नहीं किया, वो उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आरटीपी नवंबर 2023। अच्छा, मैंने इसके ना काफी एनालिसिस और नोट्स वगैरह बना के रखे हुए हैं, तो मैं उन नोट्स के थ्रू आपको इस आरटीपी के बारे में सारी की सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहले केस सिनारियो 1। तो इस वाले केस सिनारियो में बेसिकली जो इंस्टीट्यूट आपसे टेस्ट कर रहा है वो कर रहा है सर्वे अंडर सेक्शन 133A एंड पावर टू कलेक्ट सर्टेन इन्फॉर्मेशन अंडर सेक्शन 133B, और उसके बेसिस पे इनकम एस्केपिंग असेसमेंट सेक्शन 147 के प्रोविजंस को। अच्छा, इस वाले केस सिनारियो में आने से पहले मैं आपको ना थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। लेट मी टॉक अबाउट अ बिट ऑफ बैकग्राउंड। अच्छा, देखेंगे डियर फ्रेंड्स, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन है 133A जो कि डील करता है पावर ऑफ सर्वे। अच्छा, तो मैंने ये पूरा एनालिसिस वगैरह बना के रखा हुआ है यहाँ पे। तो हमारे पास एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 133A जो डील करता है पावर ऑफ सर्वे। और इसमें ना 2 तरीके के सर्वेज होते हैं, एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे और एक होता है टीडीएस या फिर टीसीएस सर्वे। ठीक बात, यह बात आपको पता है। अच्छा, जो कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है साहब, ये डील करता है आपके ये मतलब बेसिकली ये मतलब किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, पर जो टीडीएस या फिर टीसीएस का जो सर्वे है ये स्पेसिफिकली है फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस और टीसीएस, ताकि ये चेक किया जाए कि एसएससी ने टीडीएस या फिर टीसीएस का जो है वो कंप्लायंस वगैरह सही से किया या नहीं किया, एसएससी कहीं टीडीएस या फिर टीसीएस का एविजन वगैरह तो नहीं कर रहा वगैरह वगैरह। अच्छा, जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है ये आपके हो सकते हैं एट द बिजनेस प्रीमाइसेस और अदर प्रीमाइसेस। बिजनेस प्रीमाइसेस में जो ये सर्वे होगा ये हो सकता है ड्यूरिंग दोज आवर्स फॉर विच द बिजनेस इज केप्ट ओपन, फॉर विच द प्रीमाइसेस इज केप्ट ओपन फॉर द बिजनेस। अच्छा, और अदर प्रीमाइसेस में अगर ये सर्वे हो रहा है तो ये हो सकता है आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट। ठीक बात है। अच्छा, जो टीडीएस या फिर टीसीएस का जो मतलब सर्वे होता है ये भी कहीं भी हो सकता है, और साथ में ये जो आपका हो सकता है सर्वे ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है सनराइज और सनसेट के बीच में। अच्छा, सनराइज टू सनसेट। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं आपके साथ और बातें कर लूं। जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे होता है डियर, ये इसमें इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, चेक वेरीफाई कैश स्टॉक एंड अदर वैल्यूएबल्स, एंड बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन व्हिच मे बी यूजफुल फॉर एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। सो दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे। अगर मैं टीडीएस या फिर टीसीएस सर्वे की बात करूं तो इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स टू चेक टीडीएस टीसीएस या फिर ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट टू द मैटर, मतलब टीडीएस या फिर टीसीएस के मैटर के कॉन्टेक्स्ट में कोई इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना। ठीक बात। अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे में जो इनकम टैक्स अथॉरिटी सर्वे करने के लिए गई है वो क्या क्या चीजें कर सकती हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे में वो क्या क्या चीजें कर सकती हैं, ध्यान दीजिएगा। प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टेक कॉपीज ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक बात है। दूसरा, इंपाउंड एंड रिटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन देयर कस्टडी, बट आपको पता है साहब फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 डेज विदाउट अप्रूवल। तो अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करने गए हैं तो आप एसएससी के या जिस प्रीमाइसेस में आपने वो सर्वे किया है, आप वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंपाउंड कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं अपनी कस्टडी में, बट मैक्सिमम कितना, 15 डेज के लिए। अगर आपको 15 दिनों से ज्यादा उसको रिटेन करना तो उसके लिए आपको हायर अथॉरिटी की अप्रूवल चाहिए होती है। ठीक बात है। तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट साहब, सर्वे में आप किसी भी तरीके का कैश या स्टॉक को आप वहां से रिमूव नहीं कर सकते। हाँ, आप उसकी इन्वेंट्री कर सकते हैं, बट आप उसको रिमूव मतलब आप उसको अपने पोजीशन में नहीं ले सकते। ठीक बात है। मींस आप उसको अपने मतलब पोजीशन में लेके वहां से जा नहीं सकते। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको रेड करनी पड़ेगी सेक्शन 132 की। ठीक बात। अच्छा, टीडीएस या फिर टीसीएस सर्वे में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, बहुत ध्यान से। तो साहब टीडीएस या फिर टीसीएस सर्वे में जो अथॉरिटी वो मतलब सर्वे करने के लिए गई है वो क्या क्या चीजें कर सकती हैं। सबसे पहले वो कर सकती है साहब कि वो कि इसमें वो इंपाउंड या
फिर रिटेन नहीं कर सकती बुक्स अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक बात है, मींस यहाँ पे बुक्स अकाउंट्स और बाकी डॉक्यूमेंट्स को इंपाउंड नहीं किया जा सकता, इवन फॉर 15 डेज भी इंपाउंड नहीं किया जा सकता। हाँ, इसके अलावा आप किसी भी तरीके का स्टॉक, कैश या वैल्यूएबल आर्टिकल्स को आप यहां से रिमूव भी नहीं कर सकते। ठीक बात। अच्छा, तो ये तो बात होगी सर्वे की। थोड़ा सा एक और छोटी सी बात कर लेते हैं। एक होता है डियर हमारे एक्ट में एक सेक्शन है 133B जो डील करता है पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ दैट। तो अगर किसी भी एसएससी या किसी भी पर्सन से इनकम टैक्स अथॉरिटी को कोई भी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है जो इनकम टैक्स अथॉरिटी को लगता है कि इनकम टैक्स एक्ट के पर्पस के लिए कहीं से भी रेलेवेंट है, तो वो सेक्शन 133B में अकॉर्डिंगली वो इन्फॉर्मेशन जो है उस एसएससी से वो इकट्ठा कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है। ठीक बात है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ सर, क्या कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे में भी इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो एसएससी से इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकती है, बट सर जी वहां पे जो इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा करेंगे, अगर आप उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे में जाना चाहते हैं, मतलब सेक्शन 133A1 में, तो आप वो जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रेलेवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। ठीक बात है, बट सेक्शन 133B में ये कंडीशन नहीं है, और यहाँ पे आप जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाह रहे हैं वो किसी भी पर्पस के लिए हो सकती है। ठीक बात है। अच्छा, 133B के बारे में कुछ खास बातें मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ हो सकता है ओनली एट द बिजनेस प्रीमाइसेस, और चूंकि ये मतलब बिजनेस प्रीमाइसेस में हो रहा है तो आप ये इन्फॉर्मेशन के लिए आप जा सकते हैं during those hours for which the business is for which that premises is kept open for the customers or for the business। ठीक बात है। अच्छा, 133B में अगर आप कोई भी प्रोसीडिंग कर रहे हैं तो वहां पे आप किसी भी तरीके के बुक्स, अकाउंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को, कैश को, स्टॉक को वहां से रिमूव नहीं कर सकते। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि इसका ऑब्जेक्टिव होता है कलेक्ट एनी इन्फॉर्मेशन विच में बी यूजफुल और रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ दैट। मतलब सर जी किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन जो कि इनकम टैक्स एक्ट के किसी भी पर्पस के लिए जो कि असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि वो रेलेवेंट या फिर यूजफुल है, वो अकॉर्डिंगली उसके लिए 133B में प्रोसीडिंग कर सकता है। ठीक बात। अच्छा, अब मुद्दे वाली बात क्या, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 133A का सर्वे हुआ, डिपार्टमेंट को एसएससी के अगेंस्ट एविडेंसेस ऑब्टेन हुए। अब डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, डिपार्टमेंट 147 में प्रोसीडिंग को शुरू कर सकता है, मींस इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। और 147 में अगर डिपार्टमेंट अगर प्रोसीडिंग शुरू करना चाहता है तो उसको 148 का नोटिस इशू करना पड़ता है। 148 का नोटिस इशू करने के लिए उसे कभी कभी सेक्शन 148A के कंडीशंस को कंप्लाई करना पड़ता है, और 148 का जो भी नोटिस है वो आप 149 में गिवन टाइम लिमिट के विद इन ही इशू कर सकते हैं, जो कहता है कि 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, और अगर 50 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा का मैटर है तो फिर 10 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। ये बात आपको पता है। ठीक बात। अच्छा, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। 148 के कंडीशंस को कुछ केसेस में कंप्लाई नहीं करना पड़ता, और वो केसेस क्या हैं कि अगर रेड है सेक्शन 132 में, या रिक्विजिशन डील करती है सेक्शन 132A से, और भी कुछ एक दो मतलब केसेस है, वहां पे आपको 148A को कंप्लाई नहीं करना पड़ता, बट वहां पे एक्सक्लूजन में सर्वे अंडर सेक्शन 133A कवर्ड नहीं है। ठीक बात है। ठीक बात है। अच्छा, तो फिर चलिए हमने ना आपको बैकग्राउंड इसका बहुत सारा बता दिया, और जब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं आगे जल्दी से, और चलें फिर हमने आपको बता दिया कि 148 का अगर आप नोटिस इशू करना चाहते हैं तो वो 149 के टाइम लिमिट के हिसाब से होगा, और साथ में आपको हायर स्पेसिफाइड अथॉरिटी की आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी 151 के हिसाब से, और साथ में कभी कभी 148A के कंडीशंस को भी कंप्लाई करना पड़ता है। ठीक बात। अच्छा, नोटिस का टाइम लिमिट क्या हो सकता है, सेक्शन 149 क्या कहता है, 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, मींस अप टू 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। और अगर 50 लाख रुपया उससे ज्यादा का मैटर है, और वो मैटर कैसे हो सकता है, किसी एसेट के फॉर्म में हो सकता है, किसी एक्सपेंडिचर के फॉर्म में हो सकता है, किसी बुक एंट्री के भी फॉर्म में हो सकता है, और वो 1 साल या 1 साल से ज्यादा का भी मैटर हो सकता है। मींस हमें देखना है कि मतलब क्यूमुलेटिव जो अमाउंट है वो 50 लाख रुपया अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो लेट्स से कि अगर 2-3 साल मिला के अगर जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का जो अमाउंट है वो अगर 50 लाख रुपए को अगर 50 लाख रुपया उससे क्रॉस कर रहा है, तो आप उन सारे के सारे असेसमेंट ईयर के लिए 148 का आप असेसमेंट कर सकते हैं, बट आपको सेपरेट नोटिस इशू करना पड़ता है, ये बात आपको पता है। ठीक बात है साहब। अच्छा, तो सर ये पूरी की पूरी कहानी तो आपने बता दी, अब आते हैं हम हमारे मेन क्वेश्चन पे। तो जल्दी से देखेंगे डियर, अब ये कहानी करने का आपके साथ पर्पस क्या था कि सर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा, तब तो आप इसका जो है वो आंसर देखकर भी आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते थे। तो फिर इसमें हमने आपके साथ क्या डिस्कशन किया, तो थोड़ा सा तो साहब हमें यहाँ पर टाइम लगाना पड़ेगा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे। द असेसिंग ऑफिसर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ चीफ सीआईटी। अच्छा, सर्वेड, तो फिर सर जी सर्वेड का मतलब क्या होता है, 133A यहाँ पे लगना चाहिए। द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ ए लिमिटेड, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ना ए लिमिटेड के बिजनेस प्रीमाइसेस में सर्वे हुआ, कहाँ पे हुआ, बिजनेस प्रीमाइसेस में हुआ। क्या ये बिजनेस प्रीमाइसेस में हो सकता है, हाँ सर ये बिजनेस प्रीमाइसेस में हो सकता है, और ये अदर प्रीमाइसेस में भी हो सकता है।
अगर ये सर्वे बिजनेस प्रीमाइसेस में हो रहा है तो वो टीडीएस का सर्वे भी हो सकता है और वो कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे भी हो सकता है। बट अगर ये सर्वे कॉम्प्रिहेंसिव है तब तो सर जी आप इस वाले सर्वे को कंडक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग दोज आवर्स फॉर विच दैट प्रीमाइसेस इज केप्ट ओपन फॉर द बिजनेस। बट अगर ये टीडीएस या फिर टीसीएस का सर्वे है तो ये कब हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट। ठीक बात है। अच्छा मतलब आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट। ठीक बात है। अच्छा तो मेरे साथ साथ देखेंगे यहाँ पे ए लिमिटेड में जो सर्वे किया गया है वो किया गया है 9 PM में 1/6/2022 को। तो इसका मतलब ये जो सर्वे हुआ है वो हुआ है 9 PM में। तो सर 9 PM मतलब सर्वे की टीम जो पहुंची है उस समय तो रात के 9 बज रहे थे, उस समय तो सूरज डूब चुका था। अच्छा अगर हम भारत के हिसाब से देखें तो जो है वो मतलब सनसेट हो चुका था। अच्छा तो सर जी चूंकि ये बिजनेस प्रीमाइसेस है यहाँ पे अगर सूरज डूब भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना है कि अगर आपने सर्वे कहाँ पे किया है? बिजनेस प्रीमाइसेस में, तो वो बिजनेस प्रीमाइसेस पब्लिक के लिए या फिर हम कह सकते हैं अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए कब तक ओपन रहता है। ठीक बात है। अच्छा तो मेरे साथ साथ देखेंगे फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा तो सेक्शन 133A का जो आप सर्वे करते हैं इसके लिए कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बट अभी तक हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो सर्वे हुआ है ये कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है या फिर ये टीडीएस या फिर टीसीएस का सर्वे। तो आगे अगर आप पढ़ेंगे फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन विच में बी रेलेवेंट इन द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने बता दिया है कि हम जो सर्वे कर रहे हैं वो हम कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे कर रहे हैं, मीन सेक्शन 133A1 का सर्वे कर रहे हैं, टीडीएस या फिर टीसीएस का सर्वे नहीं है। ठीक है। अच्छा तो ये जो सर्वे हो रहा है डियर ये हो रहा है 133A1 के हिसाब से। तो मेरे साथ साथ देखेंगे द सर्वे ऑपरेशंस कंटिन्यू टिल 11 PM। अच्छा ऑन 15/6/2022 सर्वे के लिए आप कब गए थे? 1/6/2022 को। अच्छा चले ऑन 15/6/2022 द असेसिंग ऑफिसर एंटर्ड द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ बी लिमिटेड। अच्छा तो ये कोई और एंटिटी है जिसके बिजनेस प्रीमाइसेस में आप एंटर कर गए और वो आपने कब एंट्री की? 15/6/2022 को। तो 15/6/22 को बी लिमिटेड के भी प्रीमाइसेस में पर जो है वो एंट्री हो गई। चले तो ये आपने एंटर कब किया है? 8:30 पे। चले फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन विच में बी यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा for the purpose of collecting information which may be useful for the purpose of income tax act and left the premises on 9:30 PM। चले the business premises of A limited is kept open for business between 10 AM and 10 PM। तो ये जो business premises है वो कब तक ओपन रहता है? 10 AM से लेके 10 PM। अच्छा तो मेरे साथ साथ देखेंगे डियर अगर आपने बी के जो प्रीमाइसेस में आप एंटर किए हैं आपने वो क्यों एंटर किया है? फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन विच में बी यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ द इनकम टैक्स। तो अगर आप किसी एसएससी के प्रीमाइसेस में एंटर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन विच में बी यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट, तो फिर ये जो आपके साथ ये सर जी ये जो कवर होता है वो सेक्शन 133B में कवर होता है। 133A1 में इसलिए कवर नहीं होता क्योंकि उसके लिए जो आप इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं वो इन्फॉर्मेशन होती है रेलेवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, जो कि यहाँ पे केस नहीं है और यहाँ पे टीडीएस या फिर टीसीएस की भी बात नहीं की गई। तो फिर ये जो मतलब जो सेक्शन यहाँ से रेलेवेंट है वो है सेक्शन 133B। तो बी लिमिटेड के केस में जो सेक्शन रेलेवेंट है दैट इज 133B। अच्छा चलें फिर कहते हैं द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ बी लिमिटेड इज केप्ट ओपन फॉर 9:30 बजे सुबह से लेकर 9:30 बजे तक शाम या रात को। तो आपने 8:30 बजे एंटर किया और बी लिमिटेड और 133B में आप कब कब एंटर कर सकते हैं? आप कर सकते हैं मतलब फॉर द बिजनेस आवर्स फॉर विच द मतलब फॉर द आवर्स फॉर विच द बिजनेस इज केप्ट ओपन फॉर द पब्लिक। ठीक बात है। ओनली एट द बिजनेस प्रीमाइसेस एंड ड्यूरिंग द आवर्स फॉर विच द केप्ट ओपन फॉर द बिजनेस। फॉर द मतलब जिस प्लेस में आप एंटर कर रहे हैं वो अपने मतलब बिजनेस पर्पसेस के लिए जब तक ओपन है आप उसको एंटर कर सकते हैं। और ये ओपन है 9:30 बजे सुबह से लेके 9:30 बजे रात तक और आप 8:30 बजे गए तो ये विद इन टाइम। अच्छा इन बोथ द केसेस द असेसिंग ऑफिसर इंपाउंडेड एंड रिटेन इन हिज कस्टडी। अगर आप 133A1 का सर्वे कर रहे हैं तो आप बुक्स अकाउंट्स को इंपाउंड करके अपनी कस्टडी में रिटेन कर सकते हैं बट मैक्सिमम फॉर 15 डेज। बट अगर आप 133B में अगर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने गए सर जी तो आप वहां पे किसी भी तरीके के बुक्स अकाउंट्स को इंपाउंड और रिटेन नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा इन्होंने कहा कि बोथ दी केसेस में असेसिंग ऑफिसर ने इंपाउंड करके रिटेन कर लिया फॉर 12 डेज। तो सर जी 12 डेज इज ओके, आप 15 दिन तक ऐसा कर सकते हैं। तो ए लिमिटेड के केस में तो ये ओके है बट बी लिमिटेड के केस में आप एक दिन के लिए भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सेक्शन 133B आपको अलाउ ही नहीं करता। अच्छा चले तो फिर ठीक है। द असेसिंग ऑफिसर हाउएवर डिड नॉट टेक इन स्पेसिफिक परमिशन फ्रॉम चीफ सीआईटी फॉर दिस एक्शन। अगर आप चीफ सीआईटी से अगर आप अप्रूवल ले भी लेते तो भी बी लिमिटेड के केस में ये वैलिड नहीं होता क्योंकि आपको जो सेक्शन 133B है वो आपको ये राइट ही नहीं देता कि आप वहां से बुक्स अकाउंट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स को इंपाउंड करके अपनी कस्टडी में रिटेन कर सके। और ए लिमिटेड के केस में आप 15 दिन तक विदाउट हायर अथॉरिटी अप्रूवल आप ऐसा कर सकते हैं। तो फिर ए लिमिटेड के लिए इट इज ओके क्योंकि ये विद इन 15 डेज है। ठीक बात है।
तो फिर मेरे साथ साथ देखेंगे और क्या हुआ इन जुलाई 2022 द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ सी लिमिटेड, और एक और कंपनी के बारे में बता दिया गया है सी लिमिटेड, और जुलाई 2022 में ना यहाँ पे रेट बढ़ गई 132 का। अच्छा, कंसिक्वेंट टू विच असेसिंग ऑफिसर हैड इन हिज पोजीशन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स शोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू शेयर्स वैल्यू ऑफ ₹28 लाख परचेज इन प्रीवियस ईयर 16-17 एंड शेयर्स ऑफ वैल्यू ऑफ 21 लाख परचेज इन प्रीवियस ईयर 17-18। तो इस रेट के बाद असेसिंग ऑफिसर को कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जहां से अनडिस्क्लोज इनकम की जानकारी मिली, और वो अनडिस्क्लोज इनकम कितना है, 16-17 से डील करता है सर जी 28 लाख रुपए, और 17-18 से डील करता है डेयर 21 लाख रुपए, मतलब टोटल मिला के 49 लाख रुपीज की। चले ठीक है, बात करते हैं, और ये 132 में यहाँ पे रेट पड़ गई। चले देखेंगे मेरे साथ साथ, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इन एंटरिंग। ध्यान दीजिएगा कौन सा एक्शन, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने मल्टीपल एक्शंस किए हैं सर जी, तो किस एक्शन की बात कर रहे हैं हम, एंटरिंग द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ ए लिमिटेड एट 9 PM एंड कंटिन्यूइंग सर्वे ऑपरेशंस टिल 11 PM वैलिड। क्या असेसिंग ऑफिसर ने जो ए के प्रीमाइसेस में 9 बजे वो एंटर करते हैं और क्या 11 बजे तक अपना सर्वे ऑपरेशन कंटिन्यू करते हैं, क्या वो वैलिड है? सर जी एक बार एंट्री कर जाने के बाद सर्वे ऑपरेशंस तो कंटिन्यू रहेंगे, उसका कोई इशू नहीं है, मेन बात है एंट्री की। तो ए लिमिटेड में आपने जो सर्वे किया वो आपने सेक्शन 133A(1) के हिसाब से सर्वे किया, मींस दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे, और वो सर्वे हो सकता है बिजनेस है आपके मतलब बिजनेस प्रीमाइसेस में एंड अदर प्रीमाइसेस में। अगर वो सर्वे आप बिजनेस प्रीमाइसेस में करते हैं तो फिर आपको उस वाले सर्वे के लिए आप एंटर कर सकते हैं on those hours during which such premises is kept open for business। तो फिर ये जो premises ये सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ओपन होता है फॉर द बिजनेस, और आपने 9 बजे एंट्री की, सो द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इज वैलिड। ठीक बात है। अच्छा, Also, the action of assessing officer in entering the business premises of B Limited at 8:30 बजे क्या वैलिड है? B Limited में जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए जो रेलेवेंट सेक्शन दैट इज 133B, और ये 133B का जो सेक्शन है वो आपको अलाउ करता है कि आप उस प्रीमाइसेस में एंटर कर सकते हैं ड्यूरिंग दोज आवर्स फॉर विच दैट प्रीमाइसेस इज केप्ट ओपन फॉर द बिजनेस, और ये 9:30 बजे सुबह से लेकर रात को 9:30 बजे तक ओपन रहता है। तो अगर आप 8:30 बजे अगर आप एंटर करते हैं दैट इज वैलिड। इसका मतलब तो सर जी फिर दोनों ही केस में वैलिड है फिर। अच्छा, तो फिर हमारा पहले ही आंसर सही हो गया, यस द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इज इन बोथ केसेस वैलिड। तो हमारा पहला आंसर सही होगा। बट मुझे एक बात बताएं, चलें फिर आगे वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, इज द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इन इंपाउंडिंग एंड रिटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, क्या ये वैलिड है? ए लिमिटेड के लिए चूंकि आप कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे कर रहे हैं सेक्शन 133A(1) के हिसाब से, तब तो वैलिड है, बट सेक्शन 133B जो है वो आपको अधिकार नहीं देता, असेसिंग ऑफिसर को ये राइट नहीं देता कि अगर आप 133B में अगर आप प्रोसीडिंग कर रहे हैं तो आप किसी भी तरीके से असेसी के बुक्स अकाउंट्स या फिर बाकी चीजों का आप इंपाउंड करके आप रिटेन करें, भले आप हायर अथॉरिटी का अप्रूवल ही क्यों ना लें। तो फिर से आपको ये राइट नहीं मिलता। तो फिर सर जी अगर वो राइट ही आपको नहीं मिल रहा है तो ए लिमिटेड के केस में तो वैलिड है, बी के केस में वैलिड है। अच्छा, द एक्शन इज वैलिड इन ए बट नॉट इन केस ऑफ बी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी। अच्छा, देखेंगे, कैन द असेसिंग ऑफिसर इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148। अच्छा, सेक्शन 148 में अगर आप नोटिस इशू करते हैं इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का, तो उस नोटिस के लिए आपको कुछ चीजें कंप्लाई करनी पड़ती हैं साहब। पहले तो आपको 148A को कंप्लाई करना पड़ता है इन सर्टन केसेस। 148A को कंप्लाई नहीं करना पड़ता अगर जो इन्फॉर्मेशन है वो रेट के बेसिस पे मिली है अंडर सेक्शन 132, या रिक्विजिशन के बेसिस पे मिली है अंडर सेक्शन 132A। ठीक बात है, या फिर CVDT का जो मतलब मैकेनिज्म है उसके थ्रू अगर इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो रेड या वो जो रिक्विजिशन वो असेसी के केस में हो सकता है, किसी और पर्सन के यहाँ रेड पड़ी और असेसी के बारे में या जिस पर्सन के यहाँ को हमने 148 का नोटिस इशू किया है, हमें मान लीजिए कि मतलब मिस्टर बी के यहाँ रेड पड़ी और मिस्टर ए के बारे में कोई सीक्रेट जानकारी हमें मिल गई, उनके कुछ ब्लैक मनी या उनके किसी अनडिस्क्लोज मनी की जानकारी हमें मिल गई, तो हम मिस्टर बी के यहाँ जो रेड पड़ी उससे हमें मिस्टर ए की जानकारी मिल गई, तो हम उसके बेसिस पे मिस्टर ए के यहाँ भी 148 का नोटिस इशू कर सकते हैं विदाउट कंप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ 148A। ये बात आपको पता है, ठीक बात है साहब। अच्छा, 148 के लिए पहली बात तो है साहब कि 148A को कंप्लाई करो इन सर्टेन केसेस। ये जो नोटिस होगा ये 149 के टाइम लिमिट के हिसाब से होगा और इसके लिए आपको 151 के हिसाब से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक बात है, ऑफ द स्पेसिफाइड अथॉरिटी। तो सर क्या चाहते हो? कैन द असेसिंग ऑफिसर इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 टू ए लिमिटेड इन अगस्त 2022 इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर 19-20, 20-21 एंड 21। 3 असेसमेंट ईयर कैसे हो गए? अच्छा, ए लिमिटेड अच्छा सॉरी, कंसिक्वेंट टू द सर्वे कंडक्टेड इन बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ ए लिमिटेड। तो मुझे बताया ना, बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ ए लिमिटेड के यहाँ जो सर्वे कंडक्ट हुआ, आप जो है वो नोटिस इशू करना चाहते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर 19-20, 20-21 और 21-22।
क्या आपको ये कहीं बताया गया है कि ए लिमिटेड के प्रीमाइसेस में जो सर्वे वगैरह हुआ उससे आपको कुल मिला के कितने की जानकारी मिली, मतलब अनडिस्क्लोज इनकम या इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का अमाउंट कितना है? सर हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है, तो हम इसको अपने मन से 10 साल नहीं खींच सकते, हम इसको कितने साल तक ले सकते हैं? 3 साल तक, मतलब 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो पहला जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर ये बता रहे हैं 19-20, तो मुझे बताएं 19-20 का रेलेवेंट असेसमेंट मतलब 19-20 का एंड कब होता है सर जी? 31/3/2020। तो उसका 3 साल कब तक जाता है? 31 मार्च 2023। अच्छा 20-21 और 21-22, तो 20-21 में एक साल बढ़ा दो, 31-3-24 और 22-23 में 31-3-25। अच्छा, और आप जो नोटिस इशू कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं अगस्त 2022 में, तो अगस्त 2022 इज विद इन 31 मार्च 2023। तो सर ये टाइम बार्ड नहीं है, आप ये नोटिस इशू कर सकते हैं 148 का आप नोटिस इशू कर सकते हैं। बट ये आप क्यों कर रहे हैं सेक्शन, क्योंकि आपने ए लिमिटेड कि यहां से आपने जानकारी इकट्ठा की कंसिक्वेंट टू अ सर्वे अंडर सेक्शन 133A(1). तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप सर्वे के बेसिस में कोई जानकारी इकट्ठा अगर आपने कोई जानकारी इकट्ठा की और आप उसके बेसिस पे अगर आप कोई नोटिस इशू कर रहे हैं तो आपको 148A को कंप्लाई करना पड़ेगा। सर अभी तो आप कह रहे थे कि 148A को कंप्लाई नहीं करना, 148A को कंप्लाई नहीं करना अगर जो मैटर है साहब वो 132 में रेड के बाद है या 132A में रिक्विजिशन के बाद है। ये एसएससी के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, किसी और पर्सन के यहाँ रेड पड़ी या किसी और पर्सन के लिए बुक्स अकाउंट्स का रिक्विजिशन किया गया जिसके थ्रू हमें एसएससी की जानकारी मिल गई, ठीक बात है। तो उन केसेस में हमें 148A को कंप्लाई नहीं करना, बट अगर आप सर्वे वगैरह के थ्रू अगर आपने कोई जानकारी इकट्ठा की है तो आपको 148A को कंप्लाई करना पड़ेगा। और 149 का टाइम लिमिट भी होना चाहिए, ये 149 के टाइम लिमिट के हिसाब से है तो 149 तो कंप्लाई हो रहा है, आपको साथ में 148A कंप्लाई करना पड़ेगा और 151 का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा ऑफ द स्पेसिफाइड अथॉरिटी, ठीक बात है। तो सर जी क्या चाहते हो फिर? नो सच, अच्छा ये सही नहीं है, यस ही कैन डू सो। अच्छा 148 का कंप्लायंस नेसेसरी नहीं सर जी, आफ्टर फॉलोइंग द कंप्लायंस हो। अच्छा चलो ठीक है, यस ही कैन डू सो विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी, अदर कंप्लायंसेस आर नॉट नेसेसरी। नहीं सर, आपको कंप्लायंस तो करना पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 3 का सी, कि आपको जो है वो 148 का एक आप कंप्लायंस करें, इसके बाद आप नोटिस इशू कर सकते हैं तीनों असेसमेंट ईयर के लिए, ठीक है। अच्छा तो सर ये तो इजी था, फिर इतना जो आपने टाइम लगा दिया ये तो इजी चल रहा है। अच्छा, पुट द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इन एंटरिंग द प्रीमाइसेस ऑफ ए लिमिटेड एट 9 PM। ए लिमिटेड बोले तो हमारा जो पहले जो हमारी जो एंटिटी थी, अच्छा हैड सर्वेड 9 ओनली फॉर द पर्पस ऑफ वेरीफाइंग टीडीएस। अच्छा तो अगर तो इसमें यहाँ पे कहा है कि अगर मान लीजिए ए लिमिटेड के जो ए लिमिटेड के यहाँ जो सर्वे हुआ है, अगर ये 133A(1) का सर्वे ना होके 1A का सर्वे होता, मतलब ये टीडीएस का या फिर टीसीएस का, मतलब टीडीएस या फिर टीसीएस का सर्वे होता, उस केस में क्या होता? तो अगर ये कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ना होके अगर ये टीडीएस सर्वे होता तो उस केस में 2-3 चीजें चेंज हो जाती। सर क्या आप जो है वो एंटर कर सकते थे ओनली आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट, और आप बुक्स अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स को भी इंपाउंड करके रिटेन नहीं कर सकते, ठीक है साहब। तो देखेंगे फिर क्या होगा। तो देखेंगे यस, तो भी रिएक्शन वैलिड नहीं है। नो द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इन एंटरिंग द प्रीमाइसेस एट 9 PM एंड इज नॉट अकाउंट। तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? अच्छा तो फिर असेसिंग ऑफिसर कब एंटर कर सकता था? ओनली आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कैन द असेसिंग ऑफिसर इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 फॉर ब्रिंगिंग टू टैक्स इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इन केस ऑफ सी लिमिटेड? ध्यान दीजिएगा, सी लिमिटेड के केस में रेड पड़ी है तो 132 से अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वहां पे 148A के कंप्लायंस को नहीं करना होता, मतलब आपको अलग से 148A के कंप्लायंस को नहीं करना, बिकॉज रेड से जो जानकारी मिलती है डेट इज अ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। चले विदाउट फॉलोइंग, हाँ तो आप विदाउट फॉलोइंग तो कर सकते हैं, बट 148 के लिए अगर आप नोटिस इशू करते हैं तो 149 का टाइम लिमिट देखना पड़ेगा, और 149 का टाइम लिमिट मेरे साथ साथ थोड़ा सा देख लें। देखेंगे 149 का टाइम लिमिट यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रीवियस ईयर 16-17 और प्रीवियस ईयर 16-17 से डील करता है शेयर की वैल्यू 21 लाख रुपए, नहीं 28 लाख रुपए, और 17-18 से डील करता है 21 लाख रुपए। तो प्रीवियस ईयर 16-17 और 17-18 मतलब टोटल जो इनकम स्केपिंग असेसमेंट है साहब 49 लाख रुपए, मतलब वो 50 लाख या उसके ऊपर नहीं है। तो फिर हमारे लिए जो रेलेवेंट टाइम लिमिट होगा वो होगा 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो साहब अगर प्रीवियस ईयर 16-17 है तो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया? सर ये 17-18 हो गया। 17-18 एंड कब होता है? 31/3/2018, उसके बाद 3 साल जोड़ दो तो फिर 31/3/2021। तो ये जो नोटिस है अभी 31/3/2021 तक जा सकता है और अगले साल के लिए 22 तक जा सकता है। और ये तो टाइम निकल गया क्योंकि आपने सर्वे आपने रेड ही मारी है सर जी जुलाई 2022 को, तो फिर 148 का नोटिस इशू नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा ही कैन नॉट इशू द नोटिस सिंस दैट 3 years टाइम लिमिट हैज एक्सपायर्ड। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी। चल
आगे आते हैं, कैन द असेसिंग ऑफिसर इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 फॉर ब्रिंगिंग टू टैक्स इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इन केस ऑफ सी लिमिटेड विदाउट फॉलोइंग द कंडीशन स्टिपुलेटेड। देखिए सर जी, 148A का कंडीशन तो आपको फुलफिल नहीं करना, क्योंकि 132 में आपने रीड किया तो वहां पे 148A को अलग से कंप्लाई नहीं, मतलब फिर से कंप्लाई नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो फिर ये तो चले सही है। इन्होंने कहा है कि द शेयर्स परचेज इन फाइनेंशियल ईयर 16-17 वाज 30 लाख इंस्टेड ऑफ 28 लाख। अगर 16-17 में 30 लाख रुपए है तो फिर 17-18 में 21 लाख रुपए था, दोनों का सम टोटल 51 लाख रुपए हो गया। अब आप 10 ईयर्स तक आप ये नोटिस इशू कर सकते हैं, मतलब 148 का जो नोटिस है वो 10 साल तक इशू हो सकता है, तो आप अकॉर्डिंगली ये नोटिस इशू कर सकते हैं, क्योंकि वो टाइम बार्ड नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? हाँ, यस ही कैन डू सो विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ, तो 150 होने तो आपको अप्रूवल लेना ही पड़ेगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा डियर, ये अच्छा क्वेश्चन है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, मतलब अच्छे क्वेश्चन इस बार इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में डाले, आई मस्त से। अच्छा, तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में यहाँ पे बात की गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्वेश्चन में एंटर करने से पहले मैं आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में सर जी 2-3 बहुत खास चीजें। क्या कि सर, एक तो इनको सेक्शन 115 BAD जो है ये इनको एक ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम देता है, जहां पे जो टैक्स रेट होता है वो 22% होता है, प्लस 10% का मैंडेटरी सरचार्ज, प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से 25, जो कि 25.168% समथिंग बनता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये जो ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम है दैट इज ऑप्शनल, तो चाहे तो ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे तो ऑप्ट ना करें। अगर वो ऑप्ट नहीं करते तो फिर वो रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के हिसाब से रहेंगे। तो अगर मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहे तो वो 115 BAD ऑप्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से कि ये 115 BAD ऑप्ट कर लेती हैं, तो फिर सर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? फ्लैट टैक्स रेट लगेगा 25.168%, मार्जिनल रिलीफ वगैरह नहीं मिलेगा। दूसरी बात सर जी, AMT अट्रैक्ट नहीं होगा अंडर सेक्शन 115JC। अच्छा, तीसरी बात कि अगर आप 115 BAD ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको ATP डिसअलाउड होगा, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए हम कह सकते हैं कि एक मतलब जीवन रेखा है सर जी ATP का डिडक्शन। और ATP कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक्सेप्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और 2 तरीके के कोऑपरेटिव बैंक्स तो अलाउड हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, मतलब इन 2 बैंक्स को तो मिल जाता है। बाकी जो इसके अलावा जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको ATP अलाउड नहीं होता। ठीक बात। अच्छा, ATP बेसिकली क्या है? ATP कहता है कि साहब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी ट्रांजैक्शंस अपने मेंबर्स के थ्रू करती है, मतलब मेंबर्स ने उनके कुछ गुड्स वगैरह प्रोड्यूस किए, कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको सेल कर देती है, वहां से पैसे कमाती है। या कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई सीड वगैरह परचेज करती है, कोई मतलब मशीन हो गया या फिर मतलब बाकी चीजें परचेज करती है और अपने मेंबर्स को सेल करती है, उससे जो प्रॉफिट आता है वो सब कुछ एग्जेम्प्ट कर देता है। एग्जेम्प्ट इन द सेंस कि ATP उसका 100% का डिडक्शन अलाउ कर देता है। ठीक बात। या अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने मेंबर्स को क्रेडिट दिया, उससे इंटरेस्ट कमाया, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किया, वहां से कोई पैसा वगैरह मिला, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। हाँ, ATP आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर अपने मेंबर्स या बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है उनके अलावा अगर किसी से डील करती है, तो जैसे मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कोई FD कर दी इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, वहां से जो मतलब इंटरेस्ट आएगा वो ATP में वो एग्जेम्प्ट नहीं होता, वो आपका लायबल टू टैक्स हो जाता है। तो ये हमने आपको थोड़ा सा ATP के बारे में बता दिया। अच्छा, अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कहता है सर जी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास ऑप्शन है कि वो 115 BAD में चली जाए। अगर ये ऐसा करती है तो फिर इसके ऊपर फ्लैट टैक्स रेट लगेगा 25.168% के रेट के हिसाब से। EMT अट्रैक्ट नहीं होगा। और हाँ, चैप्टर 6 से हेडिंग C नहीं मिलेगा, मतलब ATP नहीं मिलेगा, पर एक सेक्शन मिल जाएगा साहब, और क्या मिल जाएगा? ATJJAA मिल जाएगा। ATJJAA मिल जाएगा, ATP नहीं मिलेगा, ATJJAA मिल जाएगा। और ATJJAA उन असेसीज को मिलता है जिनका टैक्स ऑडिट होना होता है। ठीक बात, ये बात आपको पता है। अच्छा, दूसरा कि हम सर जी हम 115 BAD में नहीं जाते, हम जो है हम अपना नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रहते हैं। तो क्या होगा? अच्छा, अगर आप नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रहेंगे तो आप ATP क्लेम कर सकते हैं, और ATP कोऑपरेटिव बैंक्स क्लेम नहीं कर सकते एक्सेप्ट प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये क्लेम कर सकते हैं। बाकी जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात क्या है? तो सर आप रेट मतलब टैक्स रेट तो बता दो। टैक्स रेट यहाँ पे स्लैब बेसिस पे लगता है, पहले 10,000 रुपए 10%, इसके बाद 10,000 रुपए 20% और उसके बाद 30%। तो अगर मान लीजिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर टोटल इनकम अगर 20,000 रुपए से ज्यादा है तो उस केस में टैक्स रेट कितना बनेगा? 3,000 रुपए प्लस 30%। 3,000 रुपए प्लस 30% ऑफ दैट 30% ऑफ व्हाट? टोटल इनकम माइनस 20,000 रुपए।
और अगर 1 करोड़ रुपए से इनकम ज्यादा होती है तो 7% का सरचार्ज, और 10 करोड़ से ज्यादा होते तो 12% का सरचार्ज। ये बात आपको पता है। हाँ, मार्जिनल रिलीफ भी मिलता है। अच्छा, दूसरी बात, चूंकि आप एटीपी क्लेम कर रहे हैं, आप एटीपी क्लेम कर रहे हैं, इसकी वजह से एएमटी अट्रैक्ट नहीं होता, इसकी वजह से एएमटी अट्रैक्ट नहीं होता। अच्छा, मतलब मुद्दे वाली बात क्या है, एएमटी अट्रैक्ट हो जाएगा। सर अभी तो आप कह रहे थे एएमटी अट्रैक्ट नहीं होता। अच्छा, एएमटी अट्रैक्ट हो जाएगा कब कब, अगर आप चैप्टर 6 से हेडिंग सी में कुछ भी क्लेम करते हैं एक्सेप्ट एटीपी। आप एटीपी क्लेम करो, आराम से करो, कोई परेशानी नहीं, ठीक बात है। दूसरा, आप 10AA क्लेम करते हैं, या फिर आप तीसरा आप 35AD क्लेम करते हैं। तो अगर आप चैप्टर 6 से हेडिंग सी क्लेम करते हैं एक्सेप्ट एटीपी, दूसरा 10AA क्लेम करते हैं, तीसरा 35AD क्लेम करते हैं, तीसरा 35AD क्लेम करते हैं, और एएमटी कितना होता है @15%। क्या मेरी बात समझ पाए? तो एएमटी 15% के रेट पे लग जाएगा अगर आप चैप्टर 6 से हेडिंग सी क्लेम करते हैं एक्सेप्ट एटीपी, या फिर आप 10AA क्लेम करते हैं, या फिर आप 35AD क्लेम करते हैं, तो आपके ऊपर एएमटी भी लग जाएगा। तो अगर आप एएमटी से बचना चाहते हैं, अगर आप ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स से बचना चाहते हैं, तो आप 115BAD में जा सकते हैं, जो कि एक ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम प्रोवाइड करता है, जो कहता है कि हम आपके ऊपर एएमटी नहीं लगने देंगे, हम आपको एएमटी से बचा लेंगे, ठीक बात है। तो फिर ये हमने आपके साथ कुछ बेसिक सी बातें कर ली। अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स अबाउट अल्फा कोऑपरेटिव सोसाइटी। अल्फा कॉप, अच्छा, बीटा कॉप एंड गामा कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। चले, अल्फा कोऑपरेटिव इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी सोली टू इट्स मेंबर्स। तो अगर आप क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं सोली टू इट्स मेंबर्स, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर एक क्रेडिट सोसाइटी, अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी केवल अपने मेंबर्स को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो क्या वो कोऑपरेटिव बैंक नहीं है? तो ये कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, क्योंकि ये ना केस लॉ की बुक है जो कि मैं आपके साथ शेयर की थी। इस बार का ही केस लॉ है जिसका नाम है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जिसका नाम है साहब पीसीआईटी वर्सेस अन्ना साहेब पाटिल मथाडिया कामागार सहकारी पटपाड़ी समथिंग, ये केस लो है, जहां पे हमने ना इसका एक एनालिसिस वीडियो भी अपलोड किया, आप उसको भी जरूर से देखें, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा हुआ है कि अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को क्रेडिट फैसिलिटी देती है तो उसको कोऑपरेटिव बैंक नहीं माना जाएगा। तो इसकी वजह से मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, आप अल्फा कोऑपरेटिव को जो है वो एक क्रेडिट, आप एक कोऑपरेटिव बैंक मान के एटीपी आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। इसके बारे में ज्यादा जानकारी इस वाले केस लॉ को जरूर से देखें साहब, ये केस लॉ है जो कि हमने इसका डिटेल डिस्कशन आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में अपलोड किया हुआ है, ठीक बात है। अच्छा, सो दिस इज द केस लॉ, जहां पे क्लियरली ये मेंशन्ड है कि अगर आप ऐसा करते हैं, मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर अपने सोली अपने मेंबर्स को अगर कोई क्रेडिट फैसिलिटी देती है, देन इट इज नॉट अ कोऑपरेटिव बैंक, सो टू दैट डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 80P विल अवेल, ठीक बात है। देखेंगे तो ना अपने मेंबर्स को अपनी क्रेडिट फैसिलिटी देती है जहां से इसने 20 लाख रुपए कमाए। अच्छा, अल्फा कोऑपरेटिव आल्सो डिराइव्स इंटरेस्ट ऑफ 3 लाख फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन डेल्टा कोऑपरेटिव, मतलब 20 लाख रुपए तो अपने मेंबर से डील करते हुए और 3 लाख रुपए किसी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करते हुए। तो ये दोनों जो इनकम होगी साहब वो एटीपी में 100% आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रहें। क्योंकि जैसे आप एटीआर में जाएंगे, अगर अल्फा कोऑपरेटिव 115BAD ऑप्ट कर लेती है, उस केस में एटीपी नहीं मिलेगा, उस केस में एटीपी नहीं मिलेगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, ठीक बात है। तो फिर मेरे साथ साथ देखेंगे अल्फा के पास क्या ऑप्शन है कि अगर वो 115BAD ऑप्ट करती है तो इसके जो टोटल इनकम होगी वो होगी 23 लाख रुपए, और अगर ये नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रहती है तो उस केस में टोटल इनकम तो आपकी 23 लाख होगी, बट आप एटीपी क्लेम कर सकते हैं 23 लाख रुपए का, तो जो आपकी टोटल इनकम होगी वो हो जाएगी नल। और चूंकि सर आपने तो एटीपी क्लेम कर लिया, आपने तो चैप्टर 6 से हेडिंग सी क्लेम कर लिया, बट फिर भी आपके ऊपर एएमटी अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि एएमटी जो है वो एटीपी को अपने दायरे से बाहर रखता है। मतलब अगर आप एटीपी क्लेम कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर एएमटी अट्रैक्ट नहीं होता, और यहाँ पे नो एएमटी। तो मुझे बताएंगे अल्फा के लिए ज्यादा बेनिफिशियल क्या है कि उसे एटीआर में जाना चाहिए, उसे नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रहना चाहिए? सर जी, बट ऑब्वियस सी बात है, अल्फा के लिए ज्यादा बेहतर क्या है कि वो नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रहे। सो इट इज बेटर फॉर अल्फा टू बी इन द एनटीआर, मतलब जूनियर एनटीआर साहब नहीं, मतलब नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम। तो सब ये नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम बोले तो कि अल्फा जो है वो 115BAD ऑप्ट ना करे, और अगर ये एनटीआर में रहती है, अगर ये नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रहती है, उस सिचुएशन में क्या होगा कि इनकी जो 23 लाख रुपए है वो पूरा का पूरा एटीपी में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और इनका जो टैक्स लायबिलिटी बनेगा वो निल बनेगा। आई होप आपको ये बात समझ में। अच्छा, और अगर आपका कुछ बच्चों को ये शक हो रहा होगा दिमाग में कि सर ये तो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, सो कांट वी टेल अल्फा कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ कोऑपरेटिव बैंक? तो आपके लिए फिर रेफरेंस का केस लॉ कौन सा है? ये पीसीआईटी वाला जो केस है, अन्ना साहेब पाटिल का जो केस लॉ, ठीक बात है। अच्छा, और ये हाँ, ये ना आपके नवंबर 2023 के लिए एक्सक्लूसिव केस लॉ है जो कि इंस्टीट्यूट ने आपको पढ़ने को दिया होगा।
आगे आते हैं, दूसरा देखेंगे बेटा कॉप के बारे में इन्होंने बात की हुई है। बेटा कॉप इज एंगेज्ड इन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स। तो अगर आप अपने मेंबर्स के थ्रू ग्रोन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग कर रहे हैं तो भी आप उसके लिए आप एटीपी क्लेम कर सकते हैं। और इन्होंने यहाँ से 40 लाख रुपए कमाया। ही हैज अच्छा इट हैज एम्प्लॉयड 8 न्यू एम्प्लॉयज। तो अगर आप नए एम्प्लॉयज की बात करते हैं तो 80 JJAA का डिडक्शन लग जाता है, मतलब आप 80 JJAA का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जो आपको कहता है कि नए एम्प्लॉयज के लिए जो भी आप एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर कर रहे हैं उसका 30% आपको 3 साल के लिए मिल जाएगा। 80 JJAA के लिए 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहली बात क्या कि आपका टैक्स ऑडिट होना चाहिए। दूसरी बात क्या कि जो एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह वो 25,000 रुपए तक होनी चाहिए, और उसके और भी मतलब कंडीशंस होते हैं, वो आपको आपने वो 80 JJAA में देखा। और तीसरी बात क्या है कि साहब 80 JJAA आपको कब मिलेगा, जब 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 आप नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में है तो भी मिल जाएगा, और ATR में भी मिल जाएगा। प्लीज ध्यान दीजिए, 80 JJAA सर जी दोनों में मिल जाएगा। अगर बीटा कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉर्मल टैक्सेशन में रिजीम में रहती है तब तो सर जी वो मिल ही जाएगा। अगर ये ATR में भी चली जाती है, मींस अगर 115 BAD भी ऑप्ट कर लेती है तो भी 80 JJAA मिल जाएगा। तो बीटा के लिए दोनों ही ऑप्शंस हैं, ठीक बात है। तो फिर चलो हम थोड़ा सा ना मतलब बीटा की बात कर लेते हैं। बीटा अगर नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रहती है तो क्या होगा, और ये अगर ATR में जाती है अंडर सेक्शन 115 BAD तो क्या होगा। तो देखेंगे डियर, अगर ये नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रहती है तो जो टोटल इनकम है वो है 40 लाख रुपीज। अच्छा नहीं, साथ में इन्होंने 12 लाख रुपए और भी कमाया हुआ है एक्सिस बैंक और ICICI बैंक में FD करा के। तो साहब आपने ना प्राइवेट सेक्टर बैंक से पैसा कमाया है तो वो ATP के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपकी जो टोटल इनकम है वो है 52 लाख रुपए, जिसमें से नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम आपको ATP दे रहा है कितना, 40 लाख रुपए। तो आपकी टोटल इनकम, तो चलिए ये ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं, तो आपकी जो टोटल इनकम है वो हो गई 12 लाख रुपए। अच्छा, चूंकि आपने नए एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट दी है तो आप 80 JJAA के भी हकदार हैं। सर आपने तो फिर टोटल इनकम यहाँ पे निकाल दी है। अच्छा, तो आपकी जो टोटल इनकम बनेगी वो कितने बनेगी, 80 JJAA भी तो माइनस करो। 80 JJAA 30% ऑफ द न्यू एम्प्लॉय कॉस्ट, और आपने 8 नए लोगों को जॉब दी है 22,000 रुपए पर महीने में 1/6/2022 को, मतलब 10 महीने के लिए। तो फिर सर 22,000 रुपए इंटू 10 इंटू 8 बोले तो 17,60,000 रुपए, इसका 30% बोले तो 5/28। तो इनकी टैक्स इनकी टोटल इनकम कितनी बनी फॉर टैक्स पर्पसेस, सर ये बनती है 52 लाख माइनस 40 लाख रुपए माइनस 5/28 बोले तो 6/72। अच्छा, 6/72 में क्या आप मुझे इसकी टैक्स लायबिलिटी बता सकते हैं। सर ये इनकम जो है वो 20,000 रुपए से ज्यादा है, तो 6/72 माइनस 20,000 इंटू 0.3 प्लस 3,000 प्लस 4%, ये बनती है सर जी एक समथिंग राउंड ऑफ करके बताएंगे 206540, ठीक बात है। अच्छा, तो ये जो इनकम जो मतलब टैक्स लायबिलिटी बनती है डेट इज 206540। बट सर यहाँ पे तो उन्होंने ना 80 JJAA और ATP क्लेम कर लिया, और ये दोनों सेक्शंस किससे डील करते हैं, चैप्टर 6 से हेडिंग C से। तो मेरी बात पे सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे। सर क्या यहाँ पे बीटा ने साहब 2 सेक्शंस में डिडक्शन क्लेम किया है जो कि चैप्टर 6 से हेडिंग सी वाले हैं। तो यहाँ पे AMT आने की पूरी संभावना है, बट यहाँ पे AMT नहीं आएगा ATP की वजह से, क्योंकि ATP अलाउड है। पर साहब आपने तो 80 JJAA भी क्लेम कर लिया, इसकी वजह से ATP आ जाएगा, ठीक, इसकी वजह से AMT आ जाएगा। तो AMT के लिए फिर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम या AMT किस अमाउंट पे लगेगा, सर टोटल इनकम प्लस जो आपने 80 JJAA क्लेम किया हुआ है, बोले तो टोटल इनकम कितनी 6/72 है ना, प्लस कर लें 5/28, तो ये बनता है 12 लाख रुपए। इसका 15% प्लस 4%, तो ये बनता है 187,200। तो AMT के हिसाब से आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो बनती है 187,200। तो हायर क्या बनेगा 206540। तो अगर आप नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रहते हैं, अगर बीटा नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रहती है तो इसकी टैक्स लायबिलिटी है 2,06,540। अगर ये और साथ चूंकि AMT से लायबिलिटी कम आ रही है इसलिए नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम वाली 2,06,540, ठीक बात है। अच्छा, बट सर बीटा चाहे तो वो जो है वो क्या कर सकती है, वो ATR भी ऑप्ट कर सकती है, मींस वो 115 BAD। अगर बीटा ऐसा करती है तो इसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे मुझे बताएंगे। टोटल इनकम कितना बन रहा है सर 52 लाख रुपए। क्या ATP मिलेगा, नहीं मिलेगा, 80 JJAA मिल जाएगा, और 80 JJAA कितना है 5/28। तो 52 लाख रुपए माइनस 5/28 बोले तो ये आता है साहब 46,72,000। तो इसमें मुझे बताएंगे टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी, सर इसका 25.168%, ये बनती है समथिंग 11,75,850 रुपए।
अच्छा, तो अगर ये ईटीआर ऑप्ट करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी बनती है 11,75,850। तो मुझे बताएं आप मतलब बेटा को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रहे या वो ईटीआर के साथ निकल रहे? सर वो आप एनटीआर के साथ रहो, आपको ईटीआर के साथ नहीं जाना चाहिए। ठीक बात है साहब। अच्छा, चलने लगे हाथ, बात कर लेते हैं गामा की भी। तो गामा कॉर्प जो है वो बैंकिंग बिजनेस में इंगेज्ड है बेंगलोर में। तो साहब ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि गामा बैंकिंग बिजनेस कर रही है। तो मैं डियर आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर से हमारा ना ये वाला केस लॉ का डिस्कशन वीडियो जरूर से सुने, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। क्योंकि बैंकिंग बिजनेस में इंगेज्ड है, तो बैंकिंग बिजनेस जो ये जो टू मैजिकल वर्ड्स हैं बैंकिंग बिजनेस, ये क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि जो बैंकिंग बिजनेस है ये आप हर किसी पर्सन के साथ कर रहे हैं, वेदर इट इज योर मेंबर और नॉट अ मेंबर। तो सर ये गामा और अल्फा में फिर क्या अंतर हुआ? अल्फा भी तो बैंकिंग बिजनेस कर रही है, अल्फा बैंकिंग बिजनेस कर रही है नो डाउट, बट वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग बिजनेस में किसके साथ एंगेज्ड है? ओनली सोली टू इट्स मेंबर्स। तो इसलिए आप अल्फा को कोऑपरेटिव बैंक नहीं मान सकते, ठीक है, बट गामा को आप कॉर्पोरेटिव बैंक मानेंगे क्योंकि ये बैंकिंग बिजनेस में एंगेज्ड, और बैंकिंग बिजनेस का मतलब होता है विद एनी पर्सन, ठीक है। अच्छा, तो चूंकि गामा जो है वो बैंकिंग बिजनेस कर रही है, गामा को एटीपी नहीं मिलेगा। तो अगर गामा को एटीपी नहीं मिलता तो इसके लिए नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रहने के लिए कोई बहुत खास मोटिवेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रहता हूं सर जी, तो मेरा प्राइम मोटिवेशन क्या है वहां पे कि साहब मुझे एटीपी मिल रहा होता है, अदरवाइज तो नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम मुझे परेशानी कर रहा है। सर कैसे? नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम आपके ऊपर हायर टैक्स रेट लगाता है, नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम आपके ऊपर एमटी लगाता है, मतलब दुख भरे दिन। तो फिर हमें इसके लिए हमें इससे बेहतर हमारे लिए क्या है कि हम एटीआर में चले जाए। एटीआर में जाने से हमें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मोटिवेशन था जो कि रोक रहा होता था, और वो मोटिवेशन कौन सा है? एटीपी। जो एटीपी अब है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम रहे ही नहीं तो फिर यहां पर रह के फायदा क्या होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि एटीपी जो है वो हमारे लिए बीइंग अ बैंकिंग एंटिटी या बीइंग अ कोऑपरेटिव बैंक, एटीपी हमारे लिए है ही नहीं साहब। तो फिर हमारे पास नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रहने का सबसे बड़ा मोटिवेशन चला गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एटीआर में चला जाएं, आपको पहले अपनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो फिर मेरे साथ साथ देखेंगे। अच्छा, इन्होंने अपनी किताबों का भी ऑडिट करा लिया, बहुत अच्छी बात है। इट इज नॉट अ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि आपको एटीपी नहीं मिलेगा। तो मुझे बताएंगे इनकी जो टोटल इनकम आती है वो आती है 1,110 लाख रुपए। अगर ये नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रहते हैं, अगर ये एटीआर में जाते हैं, तो इन दोनों में क्या होगा? अगर ये नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रहते हैं तो 110 लाख रुपए मतलब 7% का सरचार्ज भी लग जाएगा, और 110 लाख रुपए 100 लाख रुपए से काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे मार्जिन रिलीफ भी नहीं बनेगा। ठीक बात, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। तो 110 लाख रुपए इंटू 110 लाख रुपए माइनस करते हैं 20,000 इंटू 0.3 प्लस 3,000 प्लस 7% प्लस 4%, ये कुछ बनता है साहब, ये माइनस 1.6 कर दें, ये बनता है 36,68,900। तो अगर आप नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रहे तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है दैट इज 36,68,900, और अगर आप एटीआर में जाते हैं तो फ्लैट आपके ऊपर 25.168% लग जाएगा। ये आता है 27,68,480। तो मुझे बताएं आप अल्फा को क्या रिकमेंड करोगे कि अल्फा कहां जाओ? एटीआर में। सॉरी मतलब गामा को आप क्या रिकमेंड करेंगे कि गामा कहां जाओ? एटीआर में। बीटा को आप क्या रिकमेंड करोगे क्योंकि बीटा कहां पे रहो? नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में, मींस एनटीआर में। और अल्फा को आप क्या रिकमेंड करोगे कि साहब कहां जाओ? नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में, क्योंकि नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में आपकी टैक्स लायबिलिटी निल आती है, जबकि अगर आप एटीआर में जाओगे तो आप खर्चे में फंस जाओगे। ठीक है। अच्छा, तो हमने तो ये केस लॉ का एनालिसिस कर लिया, बट सर एमसीक्यू में तो देखेंगे व्हाट वुड अल्फा एंड गामा बी एंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीपी। अगर ये 115 बीएडी ऑप्ट नहीं करते, ध्यान दीजिएगा, अगर 115 बीएडी ऑप्ट कर लेते हैं तो फिर एटीपी भूल जाओ। तो इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि आप एटीपी ऑप्ट नहीं कर रहे तो अल्फा को तो एटीपी मिल जाएगा, क्योंकि वो अपने सारे के सारे इनकम को अपने मेंबर्स या बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही कमाते हैं, तो अल्फा को तो एटीपी मिल जाएगा। बट क्या गामा को एटीपी मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, बिकॉज गामा इज अ कोऑपरेटिव बैंक, नॉट बीइंग अ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो साहब ये एटीपी अल्फा के लिए तो है, बट गामा के लिए नहीं, मतलब गामा के लिए स्कीम नहीं है साहब। तो मेरे साथ साथ देखेंगे। और हाँ, अल्फा को कितने अमाउंट पे मिलेगा? सर अल्फा को मिलेगा 20 लाख रुपए जो कि इन्होंने अपने मेंबर के थ्रू कमाए, और 3 लाख रुपए जो कि इन्होंने इंटरेस्ट कमाया फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पूरा 23 लाख रुपए पे एटीपी मिल जाएगा। ठीक बात। अच्छा, देखेंगे ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं साहब, अल्फा इज एंटाइटल्ड, ओनली की बात ही नहीं करता। अच्छा, बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ पीजीपीपी गामा इज एंटाइटल्ड टू, नहीं सर जी, अल्फा इज एंटाइटल्ड इन बोथ और गामा को नहीं मिलेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है? डी। सो द आवर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी डी। अच्छा, आगे आते हैं, जल्दी से मेरे साथ साथ देखेंगे।
अच्छा, वुड द प्रोविजंस ऑफ ईएमटी बी अट्रैक्टेड इन केस ऑफ अल्फा? अल्फा के लिए क्या ईएमटी अट्रैक्ट होगा? सर अल्फा एटीपी क्लेम कर रहा है, बट ईएमटी जो है वो एटीपी का एक्सक्लूजन देता है, तो अल्फा के लिए तो एटीपी अट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब ईएमटी अट्रैक्ट नहीं होगा। और क्या क्या बीटा के लिए और क्या गामा के लिए भी होगा? तो अगर हम बीटा की बात कर लें तो बीटा के लिए क्या ईएमटी अट्रैक्ट हो रहा है? हाँ सर हो रहा है, क्योंकि बीटा जो है वो 115 मतलब वो 80 JJAA क्लेम कर रहा है, तो बीटा के लिए तो अट्रैक्ट हो गया। और अगर हम गामा की बात करें तो क्या गामा के लिए ईएमटी अट्रैक्ट हो रहा है? सर गामा ऐसा कुछ नहीं कर रहा जिसकी वजह से ईएमटी अट्रैक्ट हो। ईएमटी अट्रैक्ट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी चैप्टर 6 से हेडिंग सी क्लेम करती है एक्सेप्ट एटीपी। तो क्या यहाँ पे गामा जो है वो चैप्टर 6 से हेडिंग सी क्लेम कर रहा है? सर यहाँ पे जो हमें जानकारी दी गई है उसके हिसाब से तो नहीं कर रहा है। या फिर वो 10AA क्लेम कर रहा हो, क्या गामा 10AA क्लेम कर रहा है? नहीं सर। या वो 35AD क्लेम कर रहा हो, क्या गामा 35AD क्लेम कर रहा है? नहीं सर। तो इसका मतलब गामा के लिए भी अट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ बीटा के लिए अट्रैक्ट होगा। अच्छा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। आगे आते हैं, देखेंगे व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ बीटा अगर उन्होंने ऑप्ट किया हुआ 115 बीएडी। हमने साहब इतनी जो कैलकुलेशन की थी ना वो अब हमारी काम आ गई। तो अगर बीटा अगर 115 बीएडी ऑप्ट करता है तो उसकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो 11,75,850 रुपए। अच्छा, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अच्छा, व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी अगर ये ऑप्ट नहीं करता और एएमटी को आपको कंसीडर करना है। तो साहब अगर ये ऑप्ट नहीं करते मींस अगर ये एनटीआर में रहते हैं तो नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रहते हैं, तो जो इनका टैक्सेबल प्रॉफिट एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट वो है 2,06,540 रुपए। और चूंकि ये 80 JJAA क्लेम करे इसलिए यहाँ पे ईएमटी भी अट्रैक्ट होता है। ईएमटी अट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो बनती है 1,87,200 रुपए। सो इट इज इट विल ऑलवेज गो ऑन हायर साइड, मतलब 2,06,540 रुपए। अच्छा, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्या क्वेश्चन है, सब कुछ हमने देख लिया। वुड इट बी बेनिफिशियल फॉर अल्फा बीटा एंड गामा टू ऑप्ट फॉर 115 बीएडी? क्या अल्फा के लिए 115 बीएडी ऑप्ट करना बेनिफिशियल है? नहीं सर, इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी। बीटा के लिए क्या बेनिफिशियल है? तो बीटा के लिए ना हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके की थी, तो देखेंगे साहब अगर बीटा अगर 115 बीएडी ऑप्ट करता है तो 11,75,000 का टैक्स है। अगर ऑप्ट नहीं करता मीन्स अगर एनटीआर में रहता तो सिर्फ 2,06,540 रुपए का टैक्स है, तो बीटा के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है। क्या गामा के लिए बेनिफिशियल है? तो गामा के लिए भी शायद हमने कैलकुलेशन की थी, क्या गामा के लिए बेनिफिशियल है साहब? तो देखेंगे अगर गामा अगर एनटीआर में रहते हैं तो 36,68,000 रुपए, और अगर एटीआर में चले जाते हैं तो 27,68,400। तो इट इज बेटर फॉर गामा कि वो ऑप्ट कर लें। सो गामा के लिए कर लेना चाहिए, फॉर गामा टू ऑप्ट बट नॉट फॉर अल्फा एंड बीटा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? डी। अच्छा, तो जल्दी से आगे आते हैं, मेरे साथ साथ देखेंगे जल्दी से। देखेंगे डियर, एबीसी लिमिटेड हेल्ड डीलर्स कॉन्फ्रेंस। तो ये अच्छा क्वेश्चन है सेक्शन 194R का। तो मैं हमेशा से ये आपको बोलता आ रहा हूँ डियर कि अब तो खैर जो नया सिलेबस आया उसमें आपके पेपर भी कम हो गए कि आईसीआई अब ऐसे एरियाज में जाएगा जो कि वो यूजुअली नहीं जाया करता था एज फार एज टीटी इज कंसर्न। तो मेरे साथ साथ देखेंगे आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपसे पूछा गया है परक्विजिट वैल्यू इन केस ऑफ डीलर्स अंडर सेक्शन 194R। तो क्वेश्चन में आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं 194R क्या कहता है। 194R कहता है कि अगर कंपनी ने अपने डीलर्स के लिए कोई डीलर्स कॉन्फ्रेंस वगैरह की है टू एजुकेट द डीलर्स अबाउट द न्यू प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। तो साहब अगर आप कोई मतलब डीलर्स कॉन्फ्रेंस वगैरह आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप दिल्ली के प्रदूषण भरे माहौल में तो करेंगे नहीं, आप उनको कहाँ लेकर जाएंगे? सर अगर छोटी कंपनी तो गोवा लेकर जाएगी, बड़ी कंपनी है साहब तो क्या पता बैंकॉक लेके चली जाए। अच्छा, तो लेट्स से क्या वो गोवा लेके चली जाती है। अच्छा, तो आपने अपने डीलर्स को गोवा बुला लिया कि सर जी गोवा में ना खुला समुंदर है, थोड़ा क्लीन एनवायरनमेंट, इट इज बेटर कि हम बेहतर तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दे पाएंगे। सो दे हैव टेकन ऑल देयर डीलर्स टू गोवा। तो गोवा में जो अच्छा आपको पता है साहब अच्छे अच्छे वहां पे प्राकृतिक नजारे। अच्छा चले, अच्छी बात है। तो डीलर्स कॉन्फ्रेंस हो रहा मतलब डीलर्स कॉन्फ्रेंस हो रही। तो साहब सेक्शन 194R ने ना बहुत सारे डीलर्स के सपने तोड़ दिए। अच्छा, तो जिस अच्छा तो यहाँ पे ना मतलब डीलर्स कॉन्फ्रेंस के लिए कौन कौन आ सकता है? सर आपका मेन डीलर आ सकता है, और चूंकि गोवा है तो हो सकता है कि डीलर की जो फैमिली भी चली जाए, लेट्स से वाइफ वगैरह चली जाए। अच्छा, तो वाइफ से जुड़े हुए जितने भी खर्चे हैं, मींस फैमिली मेंबर से जुड़े हुए जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे 194R के दायरे में कवर्ड है। तो वाइफ से जुड़ा हुआ अगर इनका कोई अगर फेयर चार्जेस है वो भी कवर्ड है,
अगर कोई होटल एक्सपेंसेस है वो भी कवर्ड है, अगर कोई लीजर ट्रिप वगैरह सब कुछ कवर्ड है, तो ये सब पे 194 आर लग जाएगा। मतलब सबको हम बेनिफिट या परक्विजिट इन रिलेशन टू बिजनेस या प्रोफेशन मानेंगे। ये सेक्शन 28 के हिसाब से लायबल टू टैक्स होगा पीजीबीपी में, और 194 आर में आपको उसका टीडीएस करना पड़ेगा। ठीक बात है। अच्छा, दूसरा, डीलर से जुड़े हुए जो खर्चे होंगे, डीलर से जुड़े हुए जो खर्चे होंगे, जो भी फेयर चार्जेस होंगे वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, मतलब उस पे 194 आर नहीं लगता। जो भी कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए खर्चे होंगे वो भी सारे के सारे एग्जम्प्ट हो जाएंगे। बट सर एक बात बताओ, कॉन्फ्रेंस तो एक दिन की होती है, डीलर्स को तो हम 7-8 दिन पहले बुला लेते हैं और कॉन्फ्रेंस के भी 10-12 दिन तक वो वहां पे रहते हैं। ठीक बात है, ऐसा नहीं चलेगा साहब। डीलर के कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए सिर्फ वो खर्चे एग्जम्प्ट होंगे जो कि कॉन्फ्रेंस के डेट्स के हैं। तो मान लीजिए कि कॉन्फ्रेंस आपने की है 20 जनवरी और 21 जनवरी, तो 20 जनवरी और 21 जनवरी के खर्चे एग्जम्प्ट होंगे। बट सर एक बात बताओ, 20 जनवरी को ना सुबह सुबह कॉन्फ्रेंस है, तो क्या 20 जनवरी को बिल्कुल सुबह पहुंचना पड़ेगा? ये तो सर मतलब ज्यादती है। तो चलें, ठीक बात है, आप ना एक दिन पहले भी आ सकते हो, मीन्स आप 19 को भी आ सकते हो। तो भले कॉन्फ्रेंस के डेट्स 20 और 21 जनवरी हैं, आप 19 को भी रह सकते हो। सर एक बात बताओ, 21 की रात को 11:30 बजे कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, तो क्या उस समय हमें मतलब जाना पड़ेगा? उन्होंने कहा ठीक है सर जी, आप ना कॉन्फ्रेंस के डेट के जो भी आपके डेट्स ऑफ कॉन्फ्रेंस हैं, लेट्स से 20 और 21, आप उससे एक दिन पहले आ सकते हो और एक दिन तक आप ओवर स्टे कर सकते हो। तो मतलब कॉन्फ्रेंस के जो डेट्स हैं उससे जो भी खर्चे हैं वो तो एग्जम्प्ट ही हैं। साथ में कॉन्फ्रेंस के एक दिन पहले की डेट और एक दिन के बाद की डेट, मतलब आप प्री स्टे कर सकते हो एक दिन तक और आप ओवर स्टे कर सकते हो एक दिनों तक। तो ये डीलर से जुड़े हुए खर्चे ये एग्जम्प्ट होंगे। हाँ, डीलर के फैमिली मेंबर्स नहीं, डीलर के फैमिली मेंबर के सारे खर्चे 194 आर के दायरे में आ जाते हैं, क्योंकि वो बेनिफिट या परक्विजिट इन रिलेशन टू बिजनेस या प्रोफेशन बन जाते हैं। ठीक बात है साहब। अच्छा, तीसरा, तो सर एक बात बताओ, डीलर को हमने बुलाया और कॉन्फ्रेंस के डेट्स और एक दिन पहले और एक दिन बाद भी अलाउड है, हमने ना उनको कोई लग्जरी ट्रिप वगैरह करवा दी, उसके खर्चे वो एग्जम्प्ट नहीं होंगे साहब, दैट इज नॉट एग्जम्प्ट। ठीक बात है। अच्छा, तो मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को देखेंगे। अल्फा, अच्छा, एबीसी लिमिटेड हेल्ड डीलर्स कॉन्फ्रेंस ऑन 22 और 23 अगस्त 2022। तो डीलर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई वो 22 और 23 अगस्त को हुई है। आप डीलर को एक दिन प्री स्टे और एक दिन आप ओवर स्टे करवा सकते हो, मतलब आप करवा तो उससे ज्यादा भी सकते हो। एक दिन प्री स्टे और एक दिन ओवर स्टे के जो खर्चे हैं वो 194 आर के दायरे में नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा, in Kochi to educate the dealers about the new product being launched by it and how the product is better from the market. अच्छा, the spouses were allowed to accompany the dealer and they could stay in the hotel from 20th August being a Saturday. अच्छा, तो 20 अगस्त से इन्होंने कॉन्फ्रेंस को कॉल कर लिया था, तो मतलब डीलर्स अपनी वाइफ्स के साथ आ सकते हैं। अच्छा, लीजर ट्रिप वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर डीलर्स एंड देयर स्पाउसेस ऑन 20 और 21 अगस्त को लीजर ट्रिप भी ऑर्गेनाइज की गई। अच्छी बात है। चलें, being the weekdays, चलिए मतलब वीकेंड्स। अच्छा, the expenses on airfare, hotel stay and leisure trip of all the dealers and their spouses was met by EBC Limited। अब यहीं पे आता है 194 आर। तो मेरे साथ साथ देखेंगे the breakup of the expenditure by EBC Limited in relation to Mr. अशोक शर्मा अ डीलर। अच्छा, फॉर द पर्पस ऑफ द अबव कॉन्फ्रेंसेज एज फॉलोज। तो मिस्टर अशोक शर्मा को इन्होंने कॉन्फ्रेंस में बुलाया होगा, तो बट ऑब्वियसली बात इनकी वाइफ ने भी इनको हो सकता है कि कंपनी क्या हो। तो मेरे साथ साथ देखेंगे टू एंड फ्रो एयर फेयर ऑफ मिस्टर अशोक शर्मा फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो ये न्यू दिल्ली में इनके मतलब डीलर है, इनको इन्होंने कोची बुलाया, तो एयर फेयर के टिकट्स आने के जाने के दिए 25,000 रुपए। ये क्या 194 के दायरे में होगा? नहीं सर, क्योंकि ये डीलर से डील करता है, बट डीलर की फैमिली मेंबर से होगा तो ये 194 में आ जाएगा। देखेंगे मिसेस अशोक शर्मा के लिए भी इन्होंने 25,000 रुपए एयरफेयर का टिकट दिया, ये आपका जो है वो 194 आर के दायरे में आ गया 25,000 रुपए। ठीक बात है। अच्छा, होटल स्टे इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर ऑफ फॉर मिसेस एंड मिस्टर अशोक शर्मा फ्रॉम 20th से ऑन 20 और 21। तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्फ्रेंस के डेट्स क्या क्या हैं सर? कॉन्फ्रेंस के डेट्स हैं 22 और 23 अगस्त। अच्छा, कॉन्फ्रेंस 22 और 23 को है, तो 22 और 23 को मिस्टर अशोक शर्मा से जुड़े हुए सारे के सारे खर्चे एग्जाम्प्ट हैं, साथ में 21 को भी एग्जाम्प्ट है और साथ में 24 को भी एग्जाम्प्ट है। ठीक बात है, एक दिन प्री स्टे और एक दिन ओवर स्टे। अच्छा, तो इन्होंने कहा 20 और 21 को, अच्छा 20 और 21 को ध्यान दीजिएगा, 20 और 21 तारीख को तो मिस्टर अशोक शर्मा से जुड़े हुए खर्चे 20 वाले खर्चे एग्जाम्प्ट नहीं होंगे और मिसेस अशोक शर्मा से जुड़े हुए सारे के सारे खर्चे लायबल टू टैक्स होंगे। तो उन्होंने कहा टोटल है 30,000 रुपए, तो मतलब 15,000 मिस्टर अशोक शर्मा के लिए और 15,000 रुपए मिसेस अशोक शर्मा के लिए। तो 15,000 रुपए जो मिसेस अशोक के लिए है वो तो लायबल टू टैक्स है। अगर हम बात करते हैं मिस्टर अशोक के लिए, तो सर जी कॉन्फ्रेंस के डेट्स हैं 22 और 23,
एक दिन बाद में भी रह सकते हो, एक दिन पहले भी रह सकते हो, बट 20 का जो खर्चा होगा वो लायबल टू टैक्स होगा। बट सर ये तो 20 और 21 दोनों का है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन्होंने कहा हुआ है द एक्सपेंडिचर वाज इक्वल फॉर ईच पर्सन ईच डे, तो मतलब 30,000 में से 15,000 का खर्चा किसके लिए है? अशोक जी के लिए है, जिसमें से आधा खर्चा जो होगा वो 20 का होगा और आधा 21 का होगा, तो 7,500 रुपए और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई। अच्छा, होटल स्टे इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर फॉर मिसेस एंड मिस्टर अशोक ऑन 22 और 23, तो साहब 22 और 23 इज एक्चुअल डेट ऑफ कॉन्फ्रेंस, तो उसमें मिस्टर अशोक के लिए तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बट मिसेस अशोक के लिए एग्जाम्प्ट नहीं होगा। 28,000 में से 14,000 रुपए और जोड़ दो। अच्छा, एक्सपेंसेस ऑन लीजर ट्रिप, ये सर जी पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, और कॉन्फ्रेंस के डेट के कोई भी खर्चे लायबल टू टैक्स नहीं होंगे। तो मुझे बताएंगे टोटल आपका कितना 194 आर के दायरे में आएगा? सर 25,000 प्लस 15,000 प्लस 7,500 प्लस 14,000 प्लस 22,000, ये बनता है समथिंग 83,500। तो डियर ये अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको थोड़ा सा कंसिडर करनी चाहिए, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप इसमें कितना समय लगाना चाहते हैं? अदरवाइज साहब इसमें ना बहुत इन डेप्थ एनालिसिस की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखेंगे मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो बेसिकली वो आपसे कहता है कि कौन कौन सी इनकम जो होगी वो 115BBI में लायबल टू टैक्सेबल होगी। तो मैं ना आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कौन कौन सी इनकम 115BBI में टैक्सेबल होती है। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, ये हमने इसका एनालिसिस काफी कुछ मेहनत करके मतलब रेडी किया है। तो मेरे साथ साथ देखेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ स्पेसिफाइड इनकम, जो कि कुछ खास प्रकार की इनकम है जो कि 115BBI के हिसाब से लायबल टू टैक्स होती है एट द रेट ऑफ 30%। तो वो कौन कौन सी इनकम होती है देखेंगे मेरे साथ साथ। इनकम एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट इन एक्सेस ऑफ 15% ऑफ द इनकम, मतलब अगर आपने कोई भी एक इनकम एक्यूमुलेट की है या फिर सेट अपार्ट की इन एक्सेस ऑफ 15%, आपको पता है ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन 15% अनकंडीशनल एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, ठीक बात है। अच्छा, तो 50% की अनकंडीशनल एक्यूमुलेशन अलाउड है। अगर आप 15% से ज्यादा एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो फिर दो सेक्शन, एक हिसाब 11(1) भी और एक 11(2). तो 11(1) भी कहता है कि अगर कोई इनकम, अगर आपको कोई मतलब डोनेशन वगैरह अगर मिली नहीं उस साल या फिर अगर लेट रिसीव हुई है, तो उस केस में आप उसको डीम्ड एक्यूमुलेशन मान लेंगे, प्रोवाइडेड कि आपको उसको अकॉर्डिंगली उसे अप्लाई करना पड़ेगा। और 11(2) कहता है कि आपको जो है कोई अगर आप स्पेसिफिक पर्पज के लिए अगर आप इनकम को एक्यूमुलेट करते हैं तो आप उसके लिए असेसिंग ऑफिसर को फॉर्म 10 में आप मतलब बता सकते हैं, और अकॉर्डिंग अप टू द ऑफ फाइलिंग आईटीआर, और अकॉर्डिंगली वो आपको अलाउड हो जाएगा। तो अगर आप फॉर्म को टाइम से नहीं फिल करते फिर भी आपने अगर 11(2) क्लेम कर लिया, तो उस केस में वो जो इनकम होगी आपकी वो 115BBI में लायबल टू टैक्स हो जाएगी, क्योंकि आपने 15% से ज्यादा एक्यूमुलेट किया और आपने कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया। दूसरा, डिम्ड इनकम अंडर सेक्शन 11(3) और 11(1)(b). तो 11(1)(b) और 11(3) में वही हुआ कि अगर आपने जिस पर्पस के लिए इनकम को एक्यूमुलेट किया था अंडर सेक्शन 11(2), अगर आपने उस इनकम को किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लिया तो वो 11(3) में वो लायबल टू टैक्स होती है, और वो जो इनकम होगी वो 115BBI में 30% के हिसाब से टैक्स हो जाएगी, ठीक है। Any income not to be excluded from the total income under section 13(1)(d). This is very important. मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ना पहले थोड़ा सा आपको 13(1)(d) पढ़ा देता हूँ। तो 13(1)(d) क्या होता है? अच्छा, 13(1)(d) मनी नॉट इन्वेस्टेड और केप्ट इन सेक्शन 11(5) मोड। तो डियर आपको पता है बहुत सारी इनकम जो होती है वो तभी एग्जम्प्ट होती है अगर आपने उसको सेक्शन 11(5) के मोड के हिसाब से इन्वेस्ट किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉर्पस डोनेशन, तो कॉर्पस डोनेशन अगर आपको रिसीव हुआ, आपको उसका 85% अप्लाई नहीं करना पड़ता, स्टिल वो एग्जम्प्ट हो जाता है, प्रोवाइडेड कि आपने उसको 11(5) के मोड के हिसाब से इन्वेस्ट किया। तो लेट्स से कि मैंने कॉर्पस डोनेशन रिसीव किया 10 लाख रुपए, मैंने उसको 11(5) के मोड के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो मेरी इनकम लायबल टू टैक्स हो जाएगी। बट कहां पे? सेक्शन 115BBI के हिसाब से, ठीक बात है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, एनी इनकम नॉट टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम अंडर सेक्शन 13(1)(c). 13(1)(c) डील करता है मनी या फिर प्रॉपर्टी आपने अप्लाई कर दिया फॉर द पर्पस ऑफ द पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 13(3). मतलब स्पेसिफाइड पर्सन मींस प्रोहिबिटेड पर्सन। मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्रॉस एप्लीकेशन कराना चाहता हूँ किसी और चीज के साथ। मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 115BBI एक इनकम को लायबल टू टैक्स बनाता है। वो इनकम कौन सी है? अगर आपने वो इनकम जो कि सेक्शन 13(1)(c) में कवर हो जाती है, जो कि सेक्शन 13(1)(c) में कवर हो जाती है। अच्छा सर, तो सर सेक्शन 13(1)(c) में क्या कवर होता है? अगर आपने कोई इनकम अपने किसी स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट या पर्पस के लिए अप्लाई कर दी, जैसे फॉर एग्जांपल ऑथर ऑफ द ट्रस्ट या ऑथर ऑफ द ट्रस्ट के किसी रिलेटिव या कोई ऐसे पर्सन को मतलब पर्सन के लिए जिसने आपको 50,000 रुपए से या उससे ज्यादा का आपको मतलब डोनेशन वगैरह दिया था, उनके लिए अगर आपने अप्लाई कर दी, तो वो जो है वो सेक्शन 30 वो माना जाता है स्पेसिफाइड या फिर प्रोहिबिटेड पर्सन अंडर सेक्शन 13(3). ठीक बात है। अब यही पे आता है सारा का सारा मुद्दा। अब देखें डियर, इसमें करने की तो बहुत सारी बातें की जा सकती है, बट ना आपके पास टाइम है और मैं आपका टाइम भी वजह का खराब नहीं करना चाहता। मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 13(3) बहुत ध्यान से,
प्रोहिबिटेड पर्सन के लिए अगर आप कोई भी इनकम को अप्लाई करते हैं तो वो दो तरीके के या दो अलग अलग सिचुएशन में फॉल कर सकता है। पहला, अगर जो ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन है जिसने ऐसा किया है, अगर वो कोई एजुकेशनल या कोई मेडिकल या कोई एजुकेशनल या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशन वगैरह रन करता था और उसने किसी ऐसे पर्सन को जो कि सेक्शन 13(3) में स्पेसिफाइड है, मींस ऑथर हो गया या उसके मतलब रिलेटिव वगैरह हो गए या ऐसे लोग हो गए जिन्होंने ट्रस्ट को 50,000 रुपए उससे ज्यादा का कंट्रीब्यूशन वगैरह किया है, अगर ऐसे लोगों को अगर वो कोई एजुकेशनल या मेडिकल फैसिलिटी देता है, मेरे शब्दों पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा डियर, अगर वो कोई एजुकेशनल या मेडिकल फैसिलिटी देता है, फिर से कोई ऐसा ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो कोई कॉलेज, हॉस्पिटल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन करता है और वो अपने स्पेसिफाइड पर्संस को कोई एजुकेशनल या मेडिकल फैसिलिटी देता है, उस सिचुएशन में सर आगे तो बोलो सेक्शन 12(2) लग जाता है, सेक्शन 12(2) लग जाता है और सेक्शन 13(6) लग जाता है। डियर प्लीज ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 13(6) लग जाता है। 12(2) कहता है कि जितने की वैल्यू की आपने मेडिकल या एजुकेशनल सर्विसेज दी हैं, अगर आपने कुछ रिकवरी की है तो उसको माइनस कर दो, कुछ रिकवरी नहीं की तो पूरा का पूरा अमाउंट वो आपका लायबल टू टैक्स होगा, वो लायबल टू टैक्स होगा। उस पे आपको एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 और 12 नहीं मिलेगा, वो लायबल टू टैक्स होगा। ठीक बात है। अच्छा, दूसरा सेक्शन 13(6) कहता है कि उस इनकम पे सेक्शन 12(2) लगा दो और उस पे 13(1)(c) नहीं लगेगा प्लीज, उस पे 13(1)(c) नहीं लगेगा। अगर उस पे 13(1)(c) नहीं लग रहा तो 115(BBI) की एप्लीकेबिलिटी भी नहीं होगी, क्योंकि सेक्शन 115(BBI) अपने दायरे में सिर्फ उन इनकम को लेकर आता है जो कि 13(1)(c) की वजह से एग्जम्पशन से बाहर निकल गए। और जब ऐसे इनकम पे जो कि कोई ऐसा ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो कोई मेडिकल या कोई एजुकेशनल सर्विसेज रन मतलब फैसिलिटी रन करता है और अगर वो अपने प्रोहिबिटेड पर्संस को एजुकेशन या मेडिकल की सर्विस देता है, वो एक्सक्लूसिवली कहां पे कवर्ड है? 12(2) में। इसकी वजह से 13(6) में तो उस पर 13(1)(c) नहीं लग रहा, तो वो 13(1)(c) में कवर ही नहीं हो रहे, तो 13(1)(c) इस इनकम को कवर करके 115(BBI) के पास लेके नहीं जा सकता। आर यू गाइस गेटिंग? तो सर फिर 115(BBI) फिर किसकी बात करता है? बहुत अच्छी बात है, आपका सवाल बहुत अच्छा है। एक ऐसा ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो कोई एजुकेशनल या मेडिकल फैसिलिटी चलाता है, वो अपने प्रोहिबिटेड पर्संस को या स्पेसिफाइड पर्संस को एजुकेशन या मेडिकल के अलावा कोई फैसिलिटी देता है, क्योंकि अगर आप अपने प्रोहिबिटेड पर्संस को कोई फैसिलिटी देना चाहें तो वो जरूरी थोड़ा ना कि वो एजुकेशन या मेडिकल ही हो, इसके अलावा भी दुनिया भर की चीजें हो सकती हैं। तो उस पर सेक्शन 13(1)(c) लग जाएगा, उस पर 12(2) अप्लाई नहीं करेगा, उस पर सेक्शन 13(1)(c) लग जाएगा और अकॉर्डिंगली वो 115(BBI) में कवर हो जाएगा। या कोई ऐसा ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशनल या मेडिकल फैसिलिटी रन नहीं करता, वो किसी भी प्रकार की सर्विस या फैसिलिटी या बेनिफिट देता है अपने स्पेसिफाइड पर्सन को, उन सब पे क्या लग जाएगा? 13(1)(c) और अकॉर्डिंगली वो 115(BBI) के दायरे में आ जाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई। जल्दी से क्वेश्चन पे आएंगे। अच्छा, कहते हैं साहब कि कौन कौन सी इनकम आपकी सेक्शन 115(BBI) में लायबल टू टैक्स होगी। और एक और छोटी सी बात, जो ट्रस्ट के एम्प्लॉइज वगैरह होते हैं या अगर उनके कोई मतलब चिल्ड्रन वगैरह हैं, वो स्पेसिफाइड पर्सन में कवर्ड नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है पटना हाई कोर्ट का, इन CIT वर्सेस टाटा स्टील चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक बात है, देखेंगे। कंप्यूट द स्पेसिफाइड इनकम इन केस ऑफ अ रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट एजुएड रनिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो ट्रस्ट है साहब, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है, तो यहाँ पे 12(2) और 13(6) आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मेरे साथ साथ देखेंगे द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट इज एजुकेशन। अच्छा, कॉर्पस डोनेशन रिसीव्ड बाय द ट्रस्ट। ट्रस्ट ने 12,20,000 रुपए का कॉर्पस डोनेशन रिसीव किया और ये पूरा का पूरा कॉर्पस डोनेशन एग्जम्प्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपने उसको 11(5) के मोड में इन्वेस्ट किया हुआ है। अच्छा, तो अगर आपने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में जमा किया है, ये 11(5) का मोड है। अच्छा, आपने SBI से FD गिराई, दैट इज आल्सो 11(5) मोड। अच्छा, आपने कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक में जमा किया, डेट इज आल्सो 11(5) मोड। बट अगर आपने NBFC जो कि रिटेल कार फाइनेंसिंग करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके मतलब बजाज फाइनेंस वगैरह, उसके अगर आपने उसमें अगर आपने मतलब डिपॉजिट वगैरह करा दिया, डेट इज नॉट अ सेफ या फिर सिक्योर इन्वेस्टमेंट। और ये जो 4,10,000 रुपए है, ये 11(5) का स्पेसिफाइड मोड नहीं है, तो ये 4,10,000 रुपए आपका लायबल टू टैक्स हो गया, क्योंकि आपने 11(5) के मोड में उसको जमा नहीं कराया। और जैसे ये लायबल टू टैक्स हो गया, ये साथ में 115(BBI) में भी कवर हो गया। सर कैसे? ये साथ में 115(BBI) में भी कवर हो गया। क्यों? इसका पॉइंट नंबर C पढ़ेंगे साहब, मतलब पॉइंट नंबर 3, एनी इनकम नॉट टू बी एक्सक्लूडेड बिकॉज ऑफ 13(1)(d), मतलब आपने मनी को 11(5) के मोड में इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये जो 4,10,000 रुपए है, ये स्पेसिफाइड इनकम है सेक्शन 115(BBI) के हिसाब से। आई होप आपको ये बात समझ में। अच्छा, देखेंगे इनकम अप्लाइड बाय द ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ फॉलोइंग डोनर्स। तो अगर आप डोनर के लिए अप्लाई करते हैं, प्रोवाइडेड कि उसने 50,000 रुपए उससे ज्यादा का कंट्रीब्यूशन किया, तो देखेंगे यहाँ पे मिस्टर अर्जुन ने 96,000 रुपए कंट्रीब्यूट किया, 30,000 रुपए। तो ये जो 30,000 रुपए है, ये अगेन जो है वो 115(BBI) में कवर हो गया। ठीक बात है। अच्छा,
देखेंगे इनकम अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ मिस्टर वैभव गुप्ता ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट। तो अगर आपने ट्रस्टी के लिए अप्लाई कर दिया, अगेन ये 25,200 यहाँ पे कवर हो गया। इनकम अप्लाइड बाय द ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ मिस्टर श्यामलाल, मिस्टर मनोहर लाल एंड मिस्टर श्रीधर अग्रवाल बिंग द एम्प्लॉयज। तो सभी एम्प्लॉयज को दे रहे हैं आप, तो पटना हाईकोर्ट वाला केस लॉ लगा दें तो ये यहाँ पे ये कवर नहीं होगा। वैल्यू ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय द ट्रस्ट थ्रू इट्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ 2 चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर वैभव गुप्ता। वैभव गुप्ता कौन है? आपके ट्रस्टी हैं, तो उनके 2 चिल्ड्रन को आपने उनके लिए बेनिफिट के लिए क्या मतलब रिलेटिव ऑफ द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन, बट यहाँ पे आपने इनको क्या दिया हुआ है? एजुकेशनल सर्विसेज। तो ये जो एजुकेशनल सर्विसेज एक ऐसा ट्रस्ट दे रहा है जो एजुकेशन में इन्वॉल्व है, तो ये जो 2 बच्चों को आप जो एजुकेशन सर्विसेज दे रहे हैं साहब, ये जो 14,500 है डियर, ये 12(2) में कवर हो गया और 13(6) कहता है कि इसको 13(1)(c) में लेकर मत जाना, तो ये जो है वो 115 BBI के लिए रेलेवेंट नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आई। तो ये भी आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा। वैल्यू ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय द ट्रस्ट टू द एजुकेशनल थ्रू इट्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ द 2 चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर मनोहर लाल एंड मिस्टर श्रीधर अग्रवाल, जो इसके एम्प्लॉयज हैं, तो एम्प्लॉयज के केस में ये अप्लाई नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द जजमेंट ऑफ मतलब पटना हाईकोर्ट, तो ये भी नहीं आएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, अमाउंट सेट अपार्ट इन प्रीवियस ईयर 21-22 बाय द ट्रस्ट फॉर द पर्पस ऑफ 11(2), बट आपने इस वाले अमाउंट को किसी और दूसरे ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, तो अगर आप किसी और ट्रस्ट को ये डोनेट कर देते हैं तो ये मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाउंट एक्यूमुलेटेड माना जाता है, तो 11(3) लग गया और अकॉर्डिंगली ये इनकम लायबल टू टैक्स हो गया, और जो भी इनकम 11(3) के हिसाब से लायबल टू टैक्स होती है वो 115 BBI में कवर हो जाती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई। तो ये जो अमाउंट होगा साहब, ये 213, ये भी 115 BBI में कवर हो गया। तो हमारी जो टोटल इनकम कितनी आती है जो सेक्शन 115 BBI के हिसाब से, ये बनती है समथिंग 678,200। अच्छा, 6,78,200 रुपए। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ये हो गया। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो डियर अब ना मैं थोड़ी सी 2-3 छोटी बातें करना चाहता हूँ। देखेंगे 2 चीजें होती है, एक होता है टीडीएस को टाइम से नहीं काटना, एक होता है टीडीएस को डिडक्ट कर लेने के बाद टाइम से सरकार को नहीं जमा करना। तो सर क्या बोलना चाहते हो? जैसा फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द इनकम होती है या मोस्ट ऑफ द पेमेंट ऐसी होती है डियर जहां पे आपको टीडीएस करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। हाँ, सैलरी इनकम जब आप पे कर रहे होते हैं एक्चुअली तभी आपको उसका टीडीएस करना पड़ता है, और भी कुछ छोटे मोटे इनकम होते हैं जो कि पेमेंट के टाइम पे होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द इनकम और मोस्ट ऑफ द पेमेंट्स दैट यू आर मेकिंग आपको टीडीएस करना होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। ठीक बात है। अच्छा, दूसरा, आपने जब भी टीडीएस किया उसके अगले महीने के 7 तारीख तक आपको वो टीडीएस सरकार को जमा करना होता है। अगर मार्च का अगर महीना है तो 31 अप्रैल तक जमा करना होता है। ठीक बात। अच्छा, तो 2 तरीके के डिफॉल्ट है जो एसएससी कर सकता है। पहला, टीडीएस नॉट मेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक बात है कि साहब हमने ना टीडीएस किया ही नहीं, जो चाहते हो कर लो। दूसरा, टीडीएस मेड बट नॉट डिपॉजिटेड ऑन टाइम। किसको डिपॉजिट करना है? टू द सीजी। अच्छा, तो ये 2 डिफरेंट वायलेशंस हैं जो कि एसएससी कर सकता है। पहला है कि उसने ना टीडीएस को किया ही नहीं टाइम से, कहता है कि नहीं सर जी हम नहीं करते, जो करना है कर लो, तो क्या होगा? तो एसएससी को हम असेसिन डिफॉल्ट मान सकते हैं सेक्शन 2011 के हिसाब से, असेसिन डिफॉल्ट। दूसरा, 2011A का इंटरेस्ट लग सकता है। तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट, 271C की पेनल्टी लग सकती है 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ टीडीएस दैट यू हैव फेल्ड टू डिडक्ट ऑन टाइम। ठीक बात है। ऑल्दो 273B कहता है कि अगर आप रीजनेबल कॉस्ट प्रूफ कर देंगे तो पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक बात है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, आपने टीडीएस कर लिया बट आपने उसको टाइम से जमा नहीं कराया, तो उस केस में असेसिन डिफॉल्ट तो आएगा ही आएगा 2011, साथ में इंटरेस्ट भी आ जाएगा 2011A। अच्छा, 271C और 276B का प्रोसिक्यूशन आ जाएगा जो 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा की बात करता है। ठीक बात। अच्छा, तो सर आपने 271C क्यों लिख दिया? 271C डियर मैंने इसलिए लिख दिया कि ऑल्दो सेक्शन 271C अगर आप सेक्शन को रीड करेंगे तो वहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि अगर आप टीडीएस को करके टाइम से जमा नहीं करते तो उस पर सेक्शन 271C लगा दो, बट केरला हाई कोर्ट ने अपने मल्टीपल जजमेंट्स में इंक्लूडिंग यूरोटेक मैरीटाइम एकेडमी में कह दिया कि अगर आप टीडीएस को समय से काट के अपने पास रखे रहोगे तो आप सरकार का पैसा अपने पास क्यों रखे हुए हो, तो आपके ऊपर सेक्शन 271C का इंटरेस्ट भी लग जाएगा। तो ऑल्दो जो सेक्शन 271C का मैंने इंटरेस्ट कह दिया, मतलब
सेक्शन 271C की पेनल्टी भी लग जाएगी। ऑल्दो जो सेक्शन 271C की पेनल्टी थी वो सिर्फ और सिर्फ कब लगती थी, जब एसएससी जो है वो टीडीएस को टाइम से काटे ही नहीं। केरला हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट के थ्रू इस पेनल्टी को उन केसेस में भी एक्सटेंड करवा दिया जहां पे एसएससी ने टीडीएस टाइम से काट लिया बट टाइम से जमा नहीं कराया। ठीक बात, तो आपका ज्यादा टाइम पास नहीं करते। तो केरला हाईकोर्ट के इस जजमेंट को ओवर रूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूएस टेक्नोलॉजीज के केस में कह दिया, जो कि इस बार रिसेंटली आपका जो केस लॉ की जो बुक है, मतलब आईसीआई ने आपको पढ़ने को दी हुई है, मैंने ना सामने ना साहब इसका डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो भी अपलोड किया, आप उसको भी देख सकते हैं। तो यूएस टेक्नोलॉजीज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर एसएससी ने टाइम से टीडीएस कर लिया बट टाइम से जमा नहीं कराता, उस सिचुएशन में एक्ट ने ऑलरेडी एसएससी की बैंड बजाई हुई है। सर बैंड बजाई हुई है मतलब एक्ट ने ऑलरेडी उसको असेसिन डिफॉल्ट माना हुआ है। एक्ट ने ऑलरेडी उसके ऊपर सेक्शन 2011A का इंटरेस्ट लगाया हुआ है। एक्ट ने ऑलरेडी उसके ऊपर सेक्शन 276B का प्रोसिक्यूशन लगाया हुआ है। अब क्या बच्चे की जान ले लोगे क्या? तो इसके लिए सेक्शन 271C की पेनल्टी नहीं बनेगी, ध्यान दीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर आप टीडीएस को टाइम से काट लेते हैं बट अगर आप टाइम से जमा नहीं करते तो आपके ऊपर सेक्शन 271C की पेनल्टी हटा दी, जो कि केरला हाईकोर्ट ने लगवा दी थी। ठीक बात है, तो फिर यही इसमें केस लॉ है साहब। तो मेरे साथ साथ देखेंगे एबीसी ने यहाँ पे टीडीएस को किया ही नहीं टाइम से। तो एबीसी ने टीडीएस को नहीं किया एज पर द प्रोविजंस। तो हमारा एबीसी है उसने टीडीएस को नहीं काटा एज पर द प्रोविजंस। और एक और कंपनी है जिसका नाम है XYZ, जिन्होंने टीडीएस काट तो लिया बट उसको टाइम से जमा नहीं कराया। ठीक बात है। अच्छा, तो देखेंगे एबीसी के ऊपर क्या क्या कंसिक्वेंस हैं। सर इनके ऊपर 2011A का इंटरेस्ट लग जाएगा और 271C की पेनल्टी लग जाएगी। और XYZ के ऊपर क्या क्या कंसिक्वेंस हैं। सर इसके ऊपर 2011A का इंटरेस्ट लग जाएगा और 276B का प्रोसिक्यूशन लग जाएगा। असेसिन डिफॉल्ट हर केस में माने जाएंगे। ठीक बात है, तो मेरे साथ साथ देखेंगे एबीसी के ऊपर क्या क्या लगेगा। सर इंटरेस्ट लग जाएगा 2011A का, पेनल्टी लग जाएगी और प्रोसिक्यूशन लगेगी क्या? नहीं, प्रोसिक्यूशन सिर्फ और सिर्फ किसके केस में लगेगी? प्रोसिक्यूशन लगेगी सर जी XYZ के केस में। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वुड बी अट्रैक्टेड इन केस ऑफ एबीसी, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। नहीं सर जी, XYZ के केस में ना 271C का पेनल्टी नहीं लगेगा, सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ। ठीक बात, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वुड बी अट्रैक्टेड इन केस ऑफ एबीसी, एबीसी बोले तो जिसने टीडीएस नहीं किया। अच्छा, और एंड प्रोसिक्यूशन, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। तो हमारा 14 का आंसर क्या हो गया डियर? सी। अच्छा, आगे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस बार, अच्छे क्वेश्चंस आपके आरटीपी में इंस्टीट्यूट ने दिए हुए हैं। डियर फ्रेंड्स, एक ना कॉन्सेप्ट होता है जो कहलाता है डिविडेंड स्ट्रिपिंग। अच्छा, डिविडेंड स्ट्रिपिंग क्या होता है कि अगर आपने लेट्स से कोई शेयर्स, इनिशियली तो ये शेयर्स के लिए था, अब ये बाकी चीजों के लिए भी एक्सटेंड हो गया। तो अगर आपने कोई शेयर रिकॉर्ड डेट के विद इन 3 मंथ परचेज किया और उस रिकॉर्ड डेट के विद इन 3 मंथ आपने उसको सेल कर दिया, क्योंकि डेट आपको पता है रिकॉर्ड डेट का मतलब द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स। अच्छा, तो देखेंगे अब मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली इस चीज का कोई ऐसा हो सकता है कि आपको मार्केट में इसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन या सिंक्रोनाइजेशन देखने को ना मिले। जनरली क्या होता है कि जब कंपनी शेयर्स में डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो ये माना जाता है, थ्योरेटिकली ऐसा पॉसिबल है कि डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद शेयर्स के प्राइसेस कम होते हैं। ठीक बात है। अच्छा, तो सर ये प्राइसेस कम होते हैं तो क्या ये प्राइसेस क्या परमानेंटली कम हो जाते हैं? नहीं डियर, फिर धीरे धीरे प्राइस रिकवरी की होती है। तो 3 महीने सरकार कहते हैं, लॉ मेकर कहते हैं कि 3 महीने तक ये प्राइसेस की रिकवरी मानते हैं। तो होता क्या था कि पहले लोग क्या करते थे, बहुत ध्यान से, पहले लोग क्या करते थे कि शेयर्स को रिकॉर्ड डेट के बहुत पहले शेयर्स को परचेज करते थे और रिकॉर्ड डेट के जस्ट शेयर्स को सेल कर देते थे। तो सर इससे क्या होगा? इससे प्राइसेस कम हो जाते थे। तो प्राइसेस कम हो जाते थे तो उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता था। अच्छा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो मुझे बताएं सर, लॉस को क्रिएट करके एसएससी क्या करना चाहता है? इस लॉस को वो अपने किसी शॉर्ट टर्म किसी कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट करके टैक्स बेनिफिट ले लेगा। बट सर एसएससी का तो सही में नुकसान हुआ है। नुकसान ऐसा सच नहीं होता था, क्योंकि जो डिविडेंड का अमाउंट होता था वो उससे उसकी भरपाई हो जाती थी। तो सर डिविडेंड पे तो मतलब टैक्स देना पड़ेगा। नहीं डियर, सेक्शन 1034 था जो कि डिविडेंड को टैक्स एग्जेम्प्ट कर देता। तो मुद्दे वाली बात टाइम पास नहीं करते। मुद्दे वाली बात क्या है कि अगर डिविडेंड शेयर होल्डर्स के हैंड में एग्जम्प्ट है, जो कि होता था सेक्शन 1034 में किसी जमाने में, अब तो उस पे 112A लग गया जो कहता है कि कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। और एसएससी ने अगर रिकॉर्ड डेट के 3 महीने पहले शेयर्स परचेज किया और रिकॉर्ड डेट के 3 महीने के बाद उन शेयर्स को सेल कर दिया, तो जो भी शॉर्ट टर्म कैप गेन आएगा टू द एक्सटेंट ऑफ द डिविडेंड अमाउंट, वो आप इग्नोर कर देंगे, उसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक बात है। अच्छा, रिसेंटली 2-3 बहुत मेजर अमेंडमेंट्स हैं। पहला अमेंडमेंट यह था कि 1034 हट गया, इसलिए जो डिविडेंड इनकम होती है वो अब शेयर होल्डर्स के हैंड में लायबल
टू टैक्स होती है। अगर डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर्स के हैंड में लायबल टू टैक्स है तो फिर सर जी फिर सेक्शन 94(7) जो कि मतलब डिविडेंड स्ट्रीपिंग से डील करता है उसकी तो फिर कोई रेलेवेंस नहीं बची, क्योंकि सेक्शन 94(7) के लिए जरूरी है कि जो डिविडेंड इनकम होनी चाहिए वो शेयर होल्डर्स के हैंड में एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। तो अगर डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर्स के हैंड में एग्जेम्प्ट है तभी सेक्शन 94(C) अट्रैक्ट होता है या अपने रोल में आता है। अच्छा, बट सर एक ऐसा सिचुएशन आज भी है जहां पे डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर्स के हैंड में एग्जेम्प्ट होती है या यूनिट होल्डर्स के हैंड में एग्जेम्प्ट होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ बहुत मेजर अमेंडमेंट्स आई हैं इसमें। सबसे पहला अमेंडमेंट क्या आया है कि सर जी सेक्शन 1034 हट गया। दूसरा जो डिविडेंड स्ट्रीपिंग का कॉन्सेप्ट है वो शेयर्स के साथ साथ यूनिट्स पे भी एक्सटेंड कर दिया गया, मींस म्यूचुअल फंड वगैरह के यूनिट्स पे भी एक्सटेंड कर दिया गया। तो अगर आप यूनिट होल्डर हैं उस केस में अगर आपको डिविडेंड मिलता है जो एग्जेम्प्ट है तो उस केस में भी डिविडेंड स्ट्रिपिंग का प्रोविजन लग जाएगा सेक्शन 94(C) का। सर ये कैसी बातें करते हैं? अच्छा ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा केस होता है डियर जहां पे यूनिट होल्डर को डिविडेंड मिल रहा होता है और वो डिविडेंड वहां पे एग्जेम्प्ट भी हो सकता है। तो सर ज्यादा सस्पेंस ना बताओ, जल्दी से बताओ कि वो केस कौन सा है। मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स। अगर लेट्स से कोई रिट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रिट के यूनिट होल्डर्स होते हैं। अच्छा, रिट से जुड़े हुए जो प्रोविजंस वो ये कहते हैं कि रिट अपने यूनिट होल्डर्स को जो भी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको उसी नेचर का माना जाता है जो कि रिट के हैंड में आए। तो सर अगर मान लीजिए रिट ने एफडी से इंटरेस्ट कमाया और अपने यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया तो जितना पोर्शन एफडी का इंटरेस्ट है उस यूनिट होल्डर के हैंड में भी उसको एफडी का इंटरेस्ट ही माना जाएगा, ये मानते हुए कि ये जो एफडी का इंटरेस्ट है ये रिट ने एफडी नहीं की, यूनिट होल्डर नहीं एफडी की और वहां से उसको इंटरेस्ट मिल गया। ठीक बात है, क्योंकि रिट को हमने क्या दिया हुआ है, पास थ्रू स्टेटस फॉर मोस्ट ऑफ द इनकम ऑफ द रिट। ठीक बात, ये बात आपको पता है। अच्छा, रिट ना स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के थ्रू भी काम करती है। स्पेशल पर्पस व्हीकल एक इंडियन कंपनी होती है। अच्छा, तो सर तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि रिट ने स्पेशल पर्पस व्हीकल बीइंग एन इंडियन कंपनी इसमें इन्वेस्ट किया होता है, मतलब इसके शेयर्स में पैसा लगाया होता है? हमने कहा सर हाँ। तो रिट ने अगर इंडियन कंपनी, जो कि आपको मिनिमम 50% इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो रिट ने अगर एसपीवी बीइंग एन इंडियन कंपनी अगर उनके शेयर्स होल्ड किए हुए तो एसपीवी इनको डिविडेंड देगा? हमने कहा सर हाँ। इस डिविडेंड तो रिट जो है वो अपने यूनिट होल्डर्स को जो भी इनकम देगी उसका एक प्रपोर्शन डिविडेंड इनकम माना जाएगा? मैंने कहा सर हाँ, क्योंकि रिट जो भी इनकम अपने यूनिट होल्डर्स को देगी वो सारे के सारे उसी नेचर के, उसी प्रपोर्शन में माने जाएंगे जिस नेचर और प्रपोर्शन से वो इनकम रिट ने कमाया है। आर यू गाइस गेटिंग? किसी को बात समझ आई साहब? अच्छा, तो सर होगा क्या? दो चीजें हो सकती हैं। अब ये जो एसपीवी है ये है तो इंडियन कंपनी, अब बीइंग एन इंडियन कंपनी इनके पास ऑप्शन है कि वो 115BAA ऑप्ट कर ले और दूसरा ऑप्शन है कि साथ ना करे, नहीं ऑप्ट करे। तो अगर रिट ने मतलब एसपीवी ने अगर 115BAA ऑप्ट कर लिया, मतलब एसपीवी जो है वो कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स में मतलब कंसेशनल रेट पे टैक्स पे कर रही है? सर हाँ। तो अगर एसपीवी कंसेशनल रेट पे टैक्स पे कर रही है, बहुत ध्यान से, अगर एसपीवी ने 115BAA ऑप्ट कर लिया मींस एसपीवी कंसेशनल रेट पे टैक्स पे कर रही है, तो इसके दो कंसिक्वेंसेस होते हैं। सर पहला कंसिक्वेंस क्या होगा, एसपीवी जो भी इनकम डिविडेंड के फॉर्म में रिट को देती है वो रिट के हैंड में तो एग्जेम्प्ट हो जाता है, रिट के हैंड में एग्जेम्प्ट हो जाता है, इररिस्पेक्टिव कि एसपीवी ने 115BAA ऑप्ट किया या नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एग्जेम्प्ट हो गया। रिट जो यूनिट होल्डर्स को जो इनकम देगी इन द नेचर ऑफ डिविडेंड वो यूनिट होल्डर्स के हैंड में लायबल टू टैक्स होगा, क्योंकि सर जी एसपीवी जो है वो टैक्स कंसेशन ले रही है तो इसका खामियाजा यूनिट होल्डर्स को भुगतना पड़ेगा। मींस यूनिट होल्डर्स के केस में टैक्सेबिलिटी आएगी, अकॉर्डिंगली रिट को इस पे टीडीएस करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10% अगर वो डोमेस्टिक यूनिट होल्डर्स हैं तो। बट अगर एसपीवी ने 115BAA ऑप्ट नहीं किया हुआ, मतलब अगर एसपीवी ऑलरेडी हायर रेट ऑफ टैक्स पे, मतलब हायर रेट पे टैक्स पे कर रही है, तो सर क्या हर किसी से टैक्स ले लोगे? तो हमने कहा ठीक है, तो यूनिट होल्डर्स के केस में वो टैक्स नहीं लगेगा और साथ में रेट को यहाँ पे टीडीएस भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट होल्डर्स के केस में तो वो एग्जेम्प्ट हो गया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई। अच्छा, तो सर फिर यहाँ पे डिविडेंड स्ट्रीपिंग कहां से आता है? डिविडेंड स्ट्रीपिंग आता है डियर कि अगर रिट एसपीवी से मिलने वाला डिविडेंड अपने यूनिट होल्डर्स को देती है और अगर एसपीवी ने 115BAA ऑप्ट नहीं किया हुआ तो वो डिविडेंड इनकम यूनिट होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट हो गया, डिविडेंड स्ट्रीपिंग भूल जाओ। बट अगर एसपीवी ने 115BAA ऑप्ट कर लिया, मतलब अच्छा उल्टा हो गया, अगर एसपीवी ने 115BAA ऑप्ट किया हुआ है मतलब यूनिट होल्डर्स के हाथ में डिविडेंड एग्जेम्प्ट हो गया, 94(7) का इंप्लीकेशन आ सकता है, क्योंकि 94(7) के लिए जरूरी है कि यूनिट होल्डर्स के हाथ में डिविडेंड एग्जेम्प्ट। बट अगर एसपीवी ने ऑप्ट किया हुआ है, डिविडेंड इनकम यूनिट होल्डर्स के हाथ में लायबल टू टैक्स है, डिविडेंड स्ट्रीपिंग 94(7) में
का कोई इंप्लीकेशन नहीं है। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। 94/7 कब लगेगा? अगर यूनिट होल्डर्स ने रिकॉर्ड डेट के 3 महीने पहले तक यूनिट परचेज किया और उसको 9 मंथ्स के विद इन अगर सेल किया है तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली 94/7 की एप्लीकेबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी। तो मेरे साथ साथ जल्दी से आएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। देखेंगे यहाँ पे 3 रेट की बात की गई है, गंगा, यमुना और इंडस। तो गंगा रेट की हम बात करें तो इसका जो एसपीवी है वो है ए लिमिटेड, और उस ए लिमिटेड ने ऑप्ट किया हुआ है 115 बीडब्ल्यू। तो अगर रेट ने 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट किया है तो इसके 2 कंसिक्वेंसेस। पहला कंसिक्वेंसेस क्या है कि ये जो डिविडेंड इनकम है ये यूनिट होल्डर्स के हैंड में लायबल टू टैक्स है, इसलिए 94/7 डिविडेंड स्ट्रिपिंग नहीं लगेगा। और चूंकि ये लायबल टू टैक्स है, मतलब शेयर होल्डर्स मींस यूनिट होल्डर्स ऑफ द रेट पे ये डिविडेंड इनकम टैक्सेबल है, इसलिए यहाँ पे गंगा रेट को क्या करना पड़ेगा? टीडीएस करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%, क्योंकि रेसिडेंट यूनिट होल्डर है। ठीक बात है साहब। अच्छा, यमुना रेट का जो एसपीवी है जिससे उसको डिविडेंड मिलता है, ये अपने यूनिट होल्डर्स को आगे देती है। इसने ऑप्ट नहीं किया हुआ 115 बीडब्ल्यू, चूंकि ये हायर रेट पे टैक्स पे कर रहा है, इसलिए यूनिट होल्डर्स के हैंड में ये डिविडेंड एग्जम्प्ट हो जाएगा। जैसे डिविडेंड एग्जम्प्ट हुआ, इसके 2 कंसिक्वेंसेस होंगे। पहला, टीडीएस नहीं करना, मींस यमुना रेट को उस डिविडेंड पे टीडीएस नहीं करना। दूसरा, डिविडेंड स्ट्रिपिंग का कॉन्सेप्ट या डिविडेंड स्ट्रिपिंग की इंप्लीकेशंस आ सकती है सेक्शन 94C में, प्रोवाइडेड कि आपने रिकॉर्ड डेट के 3 महीने पहले और 9 महीने तक उसको सेल किया है। तो यहाँ पे टीडीएस तो नहीं करना। क्या 94/7 लगेगा या नहीं लगेगा? मेरे साथ साथ देख लें। द रिकॉर्ड डेट इज 1 जून 2022 और इन्होंने जो परचेज किया है वो 1 जनवरी किया, मतलब 3 महीने के पहले किया है, इसलिए 94C भी यहाँ पे नहीं लगेगा। आई होप आपको ये बात समझ में। अच्छा, इंडस रेट का जो एसपीवी है उसने भी 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट नहीं किया, मतलब 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट नहीं किया, मतलब ये हुआ कि ये हायर रेट पर टैक्स पे कर रहे हैं, यूनिट होल्डर्स के हैंड में डिविडेंड इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, तो डिविडेंड इनकम एग्जम्प्ट हो गया तो टीडीएस नहीं करना, बट 94C का इंप्लीकेशन आ सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये 3 महीने और 9 महीने तक ये हुआ है। रिकॉर्ड डेट है 1 जून 2022, इन्होंने 1/4/2022 को परचेज किया, मतलब विद इन 3 मंथ्स, और क्या 9 मंथ्स की विद इन सेल किया है। और देखेंगे मिस्ट्री सेल्स ऑल द यूनिट्स ऑफ रेट एट अ लॉस इन जनवरी 2023। तो साहब आपका जो रिकॉर्ड डेट है वो है जून 2022, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो जनवरी 8वां महीना बनता है, इसलिए यहाँ पे 94/7 के सारे कंडीशंस अप्लाई होते हैं। तो इंडस रेट के केस में 94/7 लग जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई। आगे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 इज एन इजी क्वेश्चन, इसके कुछ एडजस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखेंगे द स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ मानव लिमिटेड एंगेजमेंट। बेसिकली ये मतलब रिपीटेटिव क्वेश्चन है डियर। अब इंस्टीट्यूट के पास भी नए क्वेश्चंस है नहीं, वो कहां से लाए नए क्वेश्चंस, बट स्टिल थोड़ा सा देख ले। इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट को शो किया 180 लाख रुपए, और इन्होंने यहाँ पे ना ATR ऑप्ट किया हुआ 115 BAA में। तो इसका मतलब AMT मतलब मैट का इंप्लीकेशन नहीं आएगा, सो देयर इज नो इंप्लीकेशन ऑफ मैट हियर। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे अच्छा, इंटरेस्ट ऑफ 24 लाख रिटर्न टू फाइनेंशियल ईयर 22-23 विच इज सेटल्ड बाय इशूइंग 8% डिवेंचर्स। अगर आप इंटरेस्ट को डिवेंचर्स इशू करके सेटल करते हैं तो सेक्शन 43 भी अमेंड हुआ था, जिसने कहा था कि हम आपको ये अलाउ नहीं करते। आपने 24 लाख रुपए क्लेम कर लिया, हम 24 लाख रुपए जोड़ देंगे। ठीक बात है, हम 24 लाख रुपए जोड़ देंगे क्योंकि अलाउ नहीं है। दूसरा, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑफ असेसमेंट 21-22 वाज कंप्लीटेड इन सितंबर 22 विद अ टैक्स डिमांड ऑफ 580। इनकम टैक्स जो होती है वो असेसी की प्राइवेट लायबिलिटी या फिर पर्सनल लायबिलिटी होती है, उसका आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। बट यहाँ पे भारत देश में सर जी मतलब कलाकार किस्म के लोग हैं, तो वो इनकम टैक्स का तो डिडक्शन क्लेम नहीं करते थे, बट वो सेस और सरचार्ज का डिडक्शन क्लेम कर लिया करते थे। तो उसको भी क्लैरिफाई किया गया कि आप सेस और सरचार्ज का भी आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑफ 50,700 एंड सेस 22,308। तो पूरा का पूरा सम आपने पे कर दिया और आपने उसको पेंडल में डेबिट कर दिया, तो साहब पूरा का पूरा 580 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी पर्सनल लायबिलिटी है। ठीक बात है। अच्छा, ग्रेचुटी का प्रोविजन अलाउड नहीं होता साहब। हाँ, जो आपने ग्रेचुटी एक्चुअली पे कर दी वो अलाउड है। तो आपने, अगर आप देखेंगे तो आपने एक्चुअली ग्रेचुटी पे कितनी की है, 105 लाख रुपए। तो 105 लाख रुपए आपको अलाउड हो जाएगा, मींस 105 लाख रुपए माइनस हो जाएगा, 180 बीइंग द प्रोविजन वो ऐड हो जाएगा। अच्छा, फॉरेन ट्रेवल्स ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर फॉरेन ट्रेवल्स ऑफ डायरेक्टर्स है फॉर सम प्रोजेक्ट विच इज रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, तब तो अलाउड है। अच्छा, फॉरेन ट्रेवल्स टू एक्सप्लोर द ओपनिंग ऑफ ब्रांच इन अ फॉरेन कंट्री। तो साहब ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए तो ये अलाउड है, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। आपने 82,000 रुपए रॉ मटेरियल के लिए पे कर दिया कैश में सिंगल डे, तो 48(3) लग गया, जो कहता है कि डिसअलाउ कर दो, तो 82,000 जोड़ दो। 11 लाख रुपए आपने पे किया है जापान की कंपनी को फॉर ऑनलाइन डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। तो अगर एडवर्टाइजमेंट की बात आती है तो इक्वलाइजेशन भी लगने के चांसेस हैं। इनका यहाँ पे कोई पी नहीं है तो इक्वलाइजेशन भी लगेगा ही लगेगा 165 में। तो अगर आप इक्वलाइजेशन भी काट के 6% सरकार को जमा नहीं करते तो ये पूरा का पूरा 11 लाख रुपए आपको डिसअलाउ हो जाएगा। तो प्लस 11 लाख रुपए कर दो। अच्छा,
4,60,000 एक्टिविटी रिलेटेड टू सीएसआर। तो अगर आप सीएसआर के लिए कोई खर्चा करते हो तो आप सरकार से उसका क्रॉस सब्सिडाइजेशन नहीं करा सकते, सेक्शन 37 मना करता है। 4,60 जोड़ दो। विकेटलैंड आपने होल्डी ओन सब्सिडरी को बेच दिया, सेक्शन 47 इसको टैक्सेबल कैप गेन ट्रांजेक्शन नहीं बनाता, बट आपने इसको पीएनडल में क्रेडिट कर दिया। पीएनडल से माइनस कर दो, मतलब ये जो 18 लाख रुपए का कैप गेन है वो पीएनडल का पार्ट नहीं है, इवन कैप गेन में जाएगा बट वहां पे भी वो एग्जेंट हो जाएगा। हाँ, कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करने पड़ते हैं, अदरवाइज सेक्शन 47 ए लग जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, आपने 2,20,000 रुपए किसी यूनिवर्सिटी को सेंड दिए हैं अंडर सेक्शन 31(1)(3), चूंकि आपने 115 BW ऑप्ट किया हुआ है तो आप किसी को दान दक्षिणा करोगे वो अलाउड नहीं है, तो आपको यहाँ पे 2,20 हम जोड़ देंगे। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है सर जी, वो अलाउड नहीं है, आप इसके बदले ATM क्लेम कर सकते हो। इवन अगर आपने 115 BW भी ऑप्ट किया तो भी आप ATM क्लेम कर सकते हो। तो प्लस 65 लाख रुपए हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अच्छा, आपने 60 लाख रुपए इंप्लॉइज पेंशन में कंट्रीब्यूट किया 15% के रेट पे, बट ये तो 10% ही होता है ना, तो 60 लाख रुपए 15% पे बनता है तो कितना बना? अच्छा, तो 20 लाख रुपए हम जोड़ देंगे, तो ये 40 लाख रुपए होना चाहिए था, आपने यहाँ पे कितना क्लेम कर लिया? 60 लाख रुपए। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। 36 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन, तो आपके बुक्स अकाउंट्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन हम नहीं मानते, 36 लाख रुपए जोड़ दो। अच्छा, 36 लाख रुपए आपको डिविडेंड के फॉर्म में मिला है, तो डिविडेंड जो होता है साहब वो अदर सोर्सेस की इनकम होता है, तो यहाँ को आप पीजीबीपी से माइनस करो और 36 लाख रुपए आपके डिविडेंड है और 28% वोटिंग पावर है। डियर फ्रेंड्स, मतलब 28% आप उसके अगर शेयर्स को होल्ड भी करते हैं तो ये एक स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी तो है, बट यहाँ पे जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स 15% होता था वो फाइनेंस एक्ट 2022 था, इसने हटा दिया, इसलिए ये भी नॉर्मल टैक्स के रेट पे ही आपका लायबल टू टैक्स होगा। तो ये 36 लाख रुपए आपने डिविडेंड रिसीव किया, आपने याद करें 65 लाख रुपए डिविडेंड पे किया था, तो आप 36 लाख रुपए का ATM भी क्लेम कर सकते हो और यहाँ से 36 लाख रुपए हटा दो, अदर सोर्सेस में लेके चले जाओ। अच्छा, आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को अकाउंट पे चेक के नाम पे 6 लाख रुपए दिए हैं, तो ये आप ATGGB में क्लेम कर सकते हो, और चूंकि आपने 115 BW ऑप्ट किया है तो आप ATGGB भी क्लेम नहीं कर सकते, आप ATM क्लेम कर सकते हो। ये 6 लाख रुपए जोड़ दो। नॉर्मल डेप्रिसिएशन 62 लाख रुपए, तो 62 लाख रुपए अलाउड हो जाएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन 115 BW में अलाउड नहीं होता। अच्छा, ब्रॉड फॉरवर्ड अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड ध्यान दीजिएगा, बट साहब ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन से डील करता है तो ये अलाउड हो जाएगा, बट अगर ये एडिशनल से डील कर रहा होता तो ये अलाउड नहीं होता। एक्चुअल ग्रेजुएटी हमने देख लिया, बाकी सब कुछ हमने देख लिया। तो दैट वाज अ रिपीटेटिव क्वेश्चन, दैट वाज एन इजी क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये दैट इज अ गुड क्वेश्चन। तो मेरे साथ साथ देखेंगे डियर, ऑल्दो इसमें करने की बहुत सारी बातें की जा सकती है बट आपका टाइम पास नहीं करते। देखेंगे इसमें आपसे पूछा गया टीडीएस और टीसीएस के कंसिक्वेंसेस बताने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मतलब डेल्टा लिमिटेड एन इंडियन कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1/4/2022 को कोल परचेज करती है फी लिमिटेड से। तो अगर आप कोल परचेज करते हैं, अगर आप गुड्स वगैरह परचेज करते हैं तो फिर दो चीजें होती हैं, एक है यहाँ पे डेल्टा कौन है और फी। डेल्टा इज अ बायर एंड फी इज अ सेलर। तो सबसे पहले हमें टीडीएस देखना पड़ता है 194Q के हिसाब से, फिर अगर टीडीएस नहीं लगता तो फिर हम टीसीएस के बाद जाएंगे, मतलब टीसीएस की तरफ जाएंगे। और टीडीएस के लिए 194Q दो तीन बातें होती हैं। सबसे पहला क्या होता है कि जो परचेजेस है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए, और जो आपने परचेज किया वो आपने 75 लाख रुपए का किया, ठीक बात। अच्छा, आपका प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए, बट आप इनकॉर्पोरेट ही हुए हैं 1/4/2022 मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 को। तो डेल्टा चूंकि 1/4/2022 को इनकॉर्पोरेट हुई है तो सीबीडीटी ने सर्कुलर के थ्रू कहा था कि 194Q नहीं लगेगा अगर आप उसी प्रीवियस ईयर में इनकॉर्पोरेट होते हैं। तो यहाँ पे 194Q का टीडीएस डेल्टा को नहीं करना। तो क्या सेलर को टीसीएस करना पड़ सकता है? हाँ डियर, सेलर को टीसीएस करना पड़ सकता है। अब चूंकि यहाँ पे इन्होंने जो परचेज किया है डेट इज कोल, और जो कोल है डियर वो स्पेसिफिकली कवर्ड है सेक्शन 2061 में। कहां पे कवर्ड है? 2061 में। तो सेक्शन 2061 कहता है कि अगर आप कोल वगैरह सेल कर रहे होते हैं तो आपको 2061 के हिसाब से टीसीएस करना है। बट अगर बायर जो है वो एक सर्टिफिकेट वगैरह दे दे सेक्शन 2061A के हिसाब से कि ये जो कोल है मैं फर्दर सेल नहीं करता, मैं इसको मैन्युफैक्चरिंग या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वगैरह के लिए यूज करूंगा, तो सेक्शन 2061 नहीं लगेगा, ठीक बात है। अच्छा, तो इन्होंने यहाँ पे वही मींस डिक्लेरेशन फर्निश कर दी कि ये जो कोल है वो ये स्टील के प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे, ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फी जो ये चाह के भी सेक्शन 2061 का टीसीएस नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द डिक्लेरेशन फर्निश्ड बाय डेल्टा अंडर सेक्शन 2061 है, ठीक बात है। अच्छा, तो सर अगर 2061 में का टीसीएस नहीं आ रहा तो सेक्शन 2061H लगा तो सकते थे डियर, बट सेक्शन 2061H कहता है कि अगर कोई गुड्स सेक्शन 2061 में कवर्ड है वो उस पे आप जो है वो सेक्शन 2061H नहीं लगा सकते, ठीक बात है। अगर कोई गुड्स 2061 में या 1F में या 1G में कवर्ड है तो आप उस पे सेक्शन 2061
1H नहीं लगा सकते। ठीक बात, क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, और सीबीडीटी ने अपने सर्कुलर के थ्रू भी कहा हुआ है कि अगर कोई गुड्स जो कि सेक्शन 2061 में कवर्ड है, अगर उस पर टीसीएस नहीं लग रहा बिकॉज ऑफ द एग्जेम्पशन गिवन अंडर सेक्शन 2061 है, उस पर आपको सेक्शन 2061H नहीं लगाना। तो इसका मतलब ना तो यहाँ पे टीडीएस लग रहा है ना यहाँ पे टीसीएस लग रहा है। ठीक बात है। देखेंगे कि आपका आंसर बदल जाएगा यदि डेल्टा जो है वो 1/4/2021 को इनकॉर्पोरेट होता। ध्यान दीजिएगा, सीबीडीटी ने सर्कुलर में क्या कहा था कि 194 क्यू आपके ऊपर नहीं लगेगा अगर आप उसी प्रीवियस ईयर में इनकॉर्पोरेट होते हैं, बट यहाँ पे डेल्टा पिछले प्रीवियस ईयर में इनकॉर्पोरेट हो रहा है साहब, तो यहाँ पे लग सकता है। बट इसके लिए लगने के लिए जरूरी है कि इसका प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर 10 करोड़ को क्रॉस करे, बट यहाँ पे जो टर्नओवर है वो एक्जैक्टली 10 करोड़ रुपए है, इसलिए यहाँ पे स्टिल 194 क्यों नहीं लगेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई। अच्छा, आते अच्छा क्वेश्चन है, सिग्मा लिमिटेड अ कार मैन्युफैक्चरर सोल्ड द फॉलोइंग कार्स टू कार डीलर। तो यहाँ पे सिग्मा क्या है, यहाँ पे सेलर है शायद। अच्छा, और यहाँ पे दो बायर्स हैं, एक तो है एप्सिलॉन, ये बायर है हमारे। तो पहले एप्सिलॉन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिग्मा सेलर, एप्सिलॉन बायर, तो साहब टीडीएस और टीसीएस दोनों ही बनता है, तो हमें सबसे पहले टीडीएस पे फोकस करना है। अच्छा, तो सिग्मा जो एक कार मैन्युफैक्चरर है वो कार डीलर्स को गुड्स सेल करता है। ध्यान दीजिएगा, डीलर्स को। तो अगर हम चूंकि पहले टीडीएस की बात कर लेते हैं। अच्छा, एप्सिलॉन लिमिटेड, तो इन्होंने एप्सिलॉन को ना 120 लाख रुपए के गुड्स को सेल किया, मतलब 50 लाख रुपए से ज्यादा। तो यहाँ पे एप्सिलॉन के ऊपर ना 194 क्यू का टीडीएस बनता है। तो आगे कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। कहते हैं साहब द टर्नओवर ऑफ प्रीवियस 21-22 ऑफ सिग्मा 12 करोड़, एप्सिलॉन का है 14 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा, तो एप्सिलॉन का जो टर्नओवर है वो 14 करोड़ रुपए है। तो सारे के सारे कंडीशंस फुलफिल होते हैं। तो एप्सिलॉन जब पेमेंट करेगा तो उसको 50 लाख रुपए छोड़ के बाकी पे 0.1% का टीडीएस करेगा, मतलब 80 लाख रुपए पे @0.1% का टीडीएस करेगा। एप्सिलॉन यहाँ पे सेलर बिंग सिग्मा, मतलब सिग्मा बिंग सेलर, उसको टीसीएस नहीं करना। अगर मैं थोड़ा सा टीसीएस के बारे में बताऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे टीसीएस किस सेक्शन में बनता है? 2061F नहीं लगेगा, क्योंकि आप जो कार को सेल कर रहे हैं ये B2B ट्रांजेक्शन है, मतलब ये डीलर को सेल कर रहे हैं, इसलिए 2061F नहीं लगता। 2061F रिटेल ट्रांजेक्शन, मतलब रिटेल लेवल पे लगता है, तो 2061F नहीं लगेगा। क्योंकि गुड्स आपके 2061F में कवर्ड नहीं है, इसलिए 2061H लग जाएगा अगर बाकी कंडीशंस फुलफिल हो। आई होप आपको ये बात समझ आई। दूसरा इन्होंने कहा हुआ है कि सिग्मा ने ओमेगा को गुड्स सेल किया, मतलब कार सेल किया। तो सिग्मा इज अ सेलर एंड ओमेगा इज अ बायर। अच्छा, ओमेगा का जो टर्नओवर है साहब, वो ओमेगा का जो टर्नओवर है साहब वो है 9 करोड़ रुपए इन द प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर। तो इसलिए ओमेगा के ऊपर 194 क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ये बायर के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा। सिग्मा का टर्नओवर 14 करोड़ रुपए है, तो सिग्मा इज अ सेलर एज पर सेक्शन 2061H। 2061F नहीं आएगा क्योंकि ये B2B ट्रांजेक्शन है। और साथ में सिग्मा ने 80 लाख रुपए के गुड्स को सेल किया है टू ओमेगा, तो 30 लाख रुपए, मतलब 80 लाख माइनस 50 लाख बोले तो 30 लाख रुपए पे 0.1% का टीसीएस होगा अंडर सेक्शन 2061H। आई होप आपको ये बात समझ आई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए केस लॉ है जो कि हम आपको थोड़ा सा इसका क्रॉस रेफरेंस दे देते हैं हमारे केस लॉ वाले बुक से। देखेंगे दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट चूंकि इस इंस्टीट्यूट ने इसको आरटीपी में दे दिया तो एक्चुअल एग्जाम में कितना आएगा मुझे नहीं पता, बट स्टिल देखेंगे। तो ये केस है साहब, सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड, KLM रॉयल डच एयरलाइंस लिमिटेड या ब्रिटिश एयरवेज PLC वर्सेस CIT TDS 2022 सुप्रीम कोर्ट। तो ये केस लॉ है बेसिकली, और इसका हमने डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो ने जो ऑलरेडी अपलोड किया था, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, सो आई होप आपको ये बात समझ आई। सो दैट इज अ केस लॉ ऑफ सिंगापुर एयरलाइंस। ठीक है। अच्छा, उसको ना हमने मतलब डिटेल में वहां पे एक्सप्लेन किया हो, तो आपको परेशान नहीं होना। ध्यान दीजिएगा, मिस्टर राम, जिनके ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होना था, इन्होंने अपना ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया है सेक्शन 139 में, असेसमेंट ईयर 2021 में 28/12/2020, डिक्लेयरिंग इनकम ऑफ 12 लाख रुपए एंड असेसमेंट ईयर 21-22 का डिक्लेयरिंग का लॉस ऑफ 5 लाख रुपए। अच्छा, ही वांट्स टू फाइल एन अपडेटेड रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 21-22। अच्छा, तो क्या आप लॉस वाले रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं? हाँ सर, अगर आप लॉस को रिड्यूस करके प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं, तो आपने ना यहाँ पे लॉस दिखाया था 5 लाख रुपए, अब आप 5-7 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो आप फाइल कर सकते हो। टाइम लिमिट क्या है? 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर 2021 से एंड हो रहा है 31/3/2021 को, तो आप इसको फाइल कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न को 31/3/2023 तक, मतलब एक सेक्शन 139(8) के हिसाब से आप 31/3/2023 तक अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपने इसको फाइल कर दिया कब? 30/11/2022 को, इट इज विद इन द टाइम लिमिट। अच्छा, दूसरा इन्होंने पूछा हुआ है कि टाइम लिमिट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट क्या होगा सेक्शन 143(3) का। तो सेक्शन 153 कहता है टाइम लिमिट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3). तो अगर अपडेटेड रिटर्न का केस है, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में अपडेटेड रिटर्न फाइल की गई है उसके 9 मंथ्स के अंदर अंदर, तो अगर हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर 21-22 की,
जहां पे आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया था उसका आपने फाइनेंशियल ईयर 30/12/2022 बोले तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया, तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का एंड कब होता है सर 31 मार्च 2023, उसके 9 महीने जोड़ दो तो 31/12/2023। तो असेसमेंट ईयर इसका तो साहब आपको जो कंप्लीशन करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 31/12/2023 तक। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आपके असेसमेंट ईयर 20-21 का, जिसका आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं किया, क्योंकि अब असेसमेंट ईयर 20-21 इसका आपको असेसमेंट कंप्लीट करना है विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब आपने जो इनकम आपका जो फर्स्ट असेसेबल था। अच्छा, तो सर ये इनकम असेसेबल था 20-21 में, एंड होता है 31/3/2021 और 30/9/2022 होता है। अच्छा, तो ये 18 महीने कब कंप्लीट होते हैं साहब 20-21, तो एंड कब होता है 31/2021, तो 18 महीने 31/2022 और 30/9/2022, तो ये सेकंड वाली में हो जाएगा 30/9/2022। तो आपको 30/9 मतलब 30 सितंबर 2022 तक असेसमेंट कंप्लीट करना। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, कंसिक्वेंट टू सर्च अंडर सेक्शन 132 कुछ इनकम मिली है, क्या आप उस इनकम को सेट ऑफ के लिए यूज कर सकते हैं। एसएससी ऐसा कर लिया करता था, इसको कब करने के लिए सेक्शन 79A इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने में ये कहा गया कि अगर सर्च अंडर सेक्शन 132 या रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 132A या सर्वे अंडर सेक्शन 133A एक्सेप्ट टीडीएस या टीसीएस सर्वे, अगर कोई इनकम वगैरह वहां से मिलती है तो आप उसको ना सेट ऑफ के लिए यूज नहीं कर सकते, मतलब आप उसका लॉस वगैरह सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो अकॉर्डिंगली आप जो है इस इनकम को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो सेक्शन 79A यहाँ पे यूज हो रहा है, इजी क्वेश्चन है। अच्छा, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, अगेन ये केस लॉ है जो कि आईसीआई ने आपके नवंबर 2023 के लिए इशू किया था, और ये जो केस लॉ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, ये केस लॉ है साहब, ये सैप लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आईआईटीओ एंड अदर्स 2023 सुप्रीम कोर्ट का। तो अच्छा केस लॉ, मैंने आपके साथ ऑलरेडी इसका डिस्कशन वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो उस वाले वीडियो को आप जरूर से देखें और साथ में क्वेश्चन नंबर 21 भी देखें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, दैट इज अ गुड क्वेश्चन, तो मेरे साथ साथ जल्दी से देखेंगे। अच्छा, देखेंगे मिस्टर स्मिथ हैं जिन्होंने ना एफटीएस की इनकम कमाई है फ्रॉम इंडिया, मतलब इनकी एफटीएस की इनकम है फ्रॉम इंडिया, और ये जो इनकम है, और हाँ मिस्टर स्मिथ का भारत में कोई परमानेंट स्टैब्लिशमेंट या फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन नहीं है, मतलब इनके भारत में कोई पी नहीं है, तो अकॉर्डिंगली वो जो एफटीएस है वो सेक्शन 44DA के हिसाब से तो टैक्सेबल नहीं होगी, वो 115A के हिसाब से टैक्सेबल होगी। ठीक बात है। अच्छा, इन्होंने कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अप्रूव अग्रीमेंट इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और इन्होंने कहा है कि डीटीडब्ल्यू नहीं है, तो अगर भारत में कोई डीटीडब्ल्यू नहीं है इंडिया का अगर कंट्री ए के साथ, मतलब द रेसिडेंट कंट्री ऑफ स्मिथ के साथ, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 115A लग जाएगा, और 115 इसको 10% पे कहता है, और 10% का आपको टीडीएस करना पड़ेगा, और अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ एफटीएस की इनकम है जिसपे पूरा का पूरा टीडीएस हो गया विच इज एट द रेट विच इज नॉट लोअर देन द रेट स्पेसिफाइड बाय सेक्शन 115A, मतलब एट द रेट ऑफ 10%, तो आपको आईटीआर भी फाइल नहीं करना, मीन्स नो आईटीआर। अच्छा, दूसरा डीटीडब्ल्यू है और उसमें जो टैक्स रेट है वो 8% है, तो चूंकि इनकम टैक्स एक्ट कहता है सेक्शन 115 में 10%, डीटीडब्ल्यू कहता है 8%, मोर बेनिफिशियल क्या है डीटीडब्ल्यू का 8%, तो टैक्स किस पे कटेगा सर 8% पे, बट तो इसका मतलब ये हुआ कि 115A का 10% नहीं लगेगा, डीटीडब्ल्यू का 8% लग जाएगा। टीडीएस किसके हिसाब से होगा 8% पे, बट सर अगर 8% पे टीडीएस होगा तो वो 10% जो कि सेक्शन 115A कहता है उससे लोअर है, तो उस केस में आपको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तो भले आप 8% पे ही अपना टैक्स इनकम ऑफर टू टैक्स करें, बट सर जी आईटीआर फाइल कर दें। और तीसरा कहता है डीटीडब्ल्यू का जो रेट है वो 15%, तो मुझे बताएंगे डीटीडब्ल्यू 15%, इनकम टैक्स एक्ट कहता है 10%, तो विच एवर इज मोर बेनिफिशियल सेक्शन 90 सबसेक्शन 2, तो आपको यहाँ पे टैक्स करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%, और टीडीएस होगा एट द रेट ऑफ 10%, और टीडीएस आपका 10% से कम पे नहीं हो रहा, तो आईटीआर भी फाइल नहीं करना। तो सो दैट वाज अ रिपीटेटिव क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 इज अगेन मल्टीपल टाइम रिपीट क्वेश्चन, फिर भी थोड़ा सा देख लें, तो मेरे साथ साथ देखेंगे थोड़ा सा। सैलरी हेड की अगर हम बात करें तो सैलरी में बेसिक सैलरी है 62,000 रुपए, तो 62,000 इंटू 12 प्लस 10% का डीए है, तो उसका 10% कर दे तो साहब ये बनता है 8,18,400 माइनस 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि इन्होंने शायद 115 BW ऑप्ट नहीं किया होगा। अच्छा, तो माइनस 50,000 करते हैं साहब, तो ये सैलरी बनती है आपकी 7,68,400 रुपए। अच्छा, रॉयल्टी इनकम है फ्रॉम कंट्री एम इन रिस्पेक्ट ऑफ लिटरेरी बुक, तो रॉयल्टी आपकी बन जाती है, इवन आप पीजीपी में भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, बट चलिए पहले हाउस प्रॉपर्टी ले लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी आपकी रेंटल इनकम है 280, तो इस पर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 196। अच्छा, रॉयल्टी, अच्छा चूंकि आपका बिजनेस तो है नहीं तो ये अदर सोर्सेज बन गया, तो रॉयल्टी आपकी 980 माइनस 98,000 रुपए, तो आपकी रॉयल्टी इनकम कितनी टैक्सेबल है साहब, ये बनती है 882।
और साथ में डिविडेंड आपको मिला है 2,20,000 रुपए। तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है? ये बनती है ये 2,06,6,400। अच्छा, इसमें से चैप्टर 6 से अच्छा, इन्होंने एक रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया है फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 23 लाख और 1% स्टैम्प ड्यूटी दिया, तो इस स्टैम्प ड्यूटी आपको एटीसी मिल जाएगा। एटीसी 1% मतलब 23,000 रुपए। इन्होंने ना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी दिया है 26,000 रुपए, तो 25,000 रुपए पे लिमिट हो जाएगा। और अपने फादर के लिए जो कि 72 ईयर्स के लिए, बट एक नॉन रेसिडेंट है, तो 25,000 रुपए, तो मतलब हायर लिमिट जो 50,000 है वो रेसिडेंट के लिए होता है, क्योंकि नॉन रेसिडेंट है। ये मतलब डिपेंडेंट हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 25,000 खुद के लिए, 25,000 फादर के लिए, तो ये 50,000 रुपए हो गए। और हाँ, रॉयल्टी इनकम है तो 80 RRB मिलता है शायद। अच्छा सॉरी, QQB 3 लाख रुपए। इनकी टोटल इनकम कितनी बनी? ये बनती है 16,93,400। अच्छा, तो टैक्स लाइबिलिटी मुझे बताएंगे, -10 लाख इंटू 0.3 प्लस 1,12,500 प्लस 4%, तो ये बनता है सर ये 33341। अच्छा, अच्छा, बट सर यहाँ पे ना इनकी ना फॉरेन इनकम भी है, जिसपे सेक्शन 90 या 91 के हिसाब से डिडक्शन मिलेगा। तो चूंकि अगर आप देखेंगे तो दो जगहों से फॉरेन इनकम है, कंट्री एम से और कंट्री एन से, और अगर आप क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे तो दोनों ही के साथ भारत का DTAA नहीं है। तो इसका मतलब जो भी आपको डिडक्शन या रिलीफ मिलेगा वो सेक्शन 91 के हिसाब से मिलेगा। अच्छा, तो अगर हम कंट्री एम की बात करें तो कंट्री एम का जो रेट ऑफ टैक्स है वो 12% है, और इंडिया का जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स है वो कितना है साहब? वो है सर जी 3,33,341 रुपए डिवाइडेड बाय 16,93,400। ये है सर जी 19.68%, 19.684%। तो लोअर कौन सा है? 12%। तो कंट्री एम से आपकी कौन सी इनकम है सर? कंट्री एम से ना आपको रॉयल्टी मिली है। तो रॉयल्टी आपकी एक्चुअली हमने टैक्स कितनी की भारत में सर? 9,80,000 रुपए में रॉयल्टी मिली थी, जिसमें से 98,000 तो हमने खर्चा कर दिया, एक्सपेंस कर दिया था, 8,82। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसने उन्होंने कहा था कि अगर कोई डिडक्शन वगैरह चैप्टर 6 में मिला तो उसको भी माइनस कर दो, 3 लाख रुपए का डिडक्शन मिला हुआ उसको भी माइनस कर दो, मतलब 5,82। तो 5,82 आपकी डबली टैक्स इनकम है, जिसपे 12% या 19.68% विच इज लोअर, मतलब 12% का आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, तो 91 में मिल गया आपको कंट्री एम के हिसाब से 69,840। और कंट्री एन की बात कर लें, कंट्री एन से आपकी दो तरह की इनकम, एक तो है आपकी वहां पे रेंटल इनकम है 280 की, और एक है आपकी डिविडेंड इनकम है। और खास बात यहाँ पे यह है कि कंट्री एन से जो आपकी रेंटल इनकम है साहब वो है 15%। वो अच्छा, रेंटल इनकम आपकी 15% पे टैक्स होती है, और डिविडेंड इनकम आपकी 20% पे टैक्स होती है, मतलब दो अलग अलग रेट्स हैं। अच्छा, तो हमें देखना है कि फॉरेन में कितना टैक्स और इंडिया में आपने कितना टैक्स पे किया। तो अगर हम फॉरेन का टैक्स रेट निकालें, मीन्स फॉरेन टैक्स रेट मतलब कंट्री एन का टैक्स रेट, तो वहां पे आपने सही में टैक्स कितना दिया सर? डिविडेंड इनकम 2,20,000, उसका 20% बोले तो 44,000 रुपए, और रेंटल इनकम है आपकी 2,80,000 रुपए, और 2,80,000 रुपए में आपने फ्लैट जो है वो 15% का टैक्स दिया है, क्योंकि कंट्री एम में कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह, कंट्री एन में कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह नहीं मिलता। तो 2,20,000 का 15% बोले तो 33,000 रुपए, और प्लस 44,000 का, तो टोटल आपने टैक्स पे किया 77,000 रुपए अगेंस्ट योर इनकम ऑफ 5 लाख। अच्छा, कितना था? 280 था ना? अच्छा, 42,000 रुपीज। और सॉरी ये 44 था ना? 1 मिनट, 2 लाख डिविडेंड कितना? 20% का, तो 44,000 रुपए सर, और ये 280 का 15%, 42,000। अच्छा, तो 76,000 बनता है, सॉरी 86,000 बनता है सर, क्या हो गया? ये बनता है 17.2%। तो कंट्री एन का जो टैक्स रेट है डेट इज 17.2%, इंडिया का टैक्स रेट है आपका 19.684%। तो लोअर कौन सा है? 17.2%। तो जो भी आपकी डबल टैक्स इनकम है उस पर 17.2% माइनस कर दो। तो सर हमारी डबल टैक्स इनकम हमने इंडिया में क्या टैक्स किया है? हमने इंडिया में टैक्स किया है साहब आपकी डिविडेंड इनकम 220, और रेंटल इनकम में से हमने 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है। तो 280 माइनस 30% प्लस 220, इसका 17.2% बोले तो 71,552 बनता है क्या? अच्छा,
आपकी टोटल इनकम कितनी बनी 333,341 माइनस 69,840 माइनस 71552, तो ये बनता है साहब ये 191950। अच्छा, सो दैट इज योर टैक्स लायबिलिटी। आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान दीजिएगा डियर, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। आपसे इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में पूछा गया। अच्छा, तो यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है एस्टर इंक। एस्टर इंक जो कि कनाडा बेस्ड कंपनी है, जिसका भारत में पी नहीं है, अस्यूम दैट एस्टर इंक डोंट हैव पी इन इंडिया। अच्छा, तो अगर एस्टर इंक अगर भारत से कोई पैसा कमाती है तो उस पर इक्वलाइजेशन लेवी ही लग सकता है, चूंकि पी नहीं है तो बिजनेस इनकम तो यहाँ पे इनकी अदरवाइज टैक्सेबल नहीं है। अच्छा, तो एस्टर इंक ना दो तरह के एंटिटी से पैसा कमा रही है, एक है एबीसी लिमिटेड, एक इंडियन कंपनी, और दूसरा XYZ इंक, एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी। तो अगर हम पहले एबीसी लिमिटेड की बात कर लें तो एस्टर को एबीसी दो तरीके से पेमेंट करती है। एक तो एबीसी एक रेसिडेंट कंपनी है, वो एस्टर के थ्रू इंडिया के कस्टमर्स को गुड्स सेल करती है। तो अगर गुड्स सेल करती है तो इक्वलाइजेशन लेवी 165 वाला नहीं लगेगा, 165A वाला लगेगा। बट 165A में भी रिसेंट अमेंडमेंट आई थी जिसने कहा था कि अगर आप इंडिया के किसी रेसिडेंट या किसी ऐसे नॉन रेसिडेंट जिसका इंडिया में पी है, अगर आप उनके गुड्स को सेल करते हैं तो उस केस में 165A नहीं लगेगा। ठीक बात है। तो ये जो पैसा जो कमा रही है वो इंडिया से, वो उस पर 165A नहीं लगेगा। एस्टर जो है वो एबीसी एस्टर को एक और पेमेंट करती है सर, किस बात का, एडवर्टाइजमेंट का। कितना पैसा देती है, 25 लाख रुपए। अच्छा, क्योंकि एबीसी अपने बिजनेस पर्पस के लिए 25 लाख रुपए दे रही है, 1 लाख रुपए से ज्यादा है ये, तो इस पे इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगा सेक्शन 165 का एट द रेट ऑफ 6%, तो ये शायद 1.5 लाख रुपए बनता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये 1.5 लाख रुपए का इक्वलाइजेशन लेवी एबीसी को काट के सरकार को जमा करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा देखेंगे, एक और कंपनी है XYZ इंक जो कि सिंगापुर की कंपनी है, और सिंगापुर की कंपनी एक फॉरेन कंपनी से जिसका भारत में पी नहीं है, उसके थ्रू भारत के कस्टमर्स को गुड्स सेल कर रही है। तो अगर 2 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का टर्नओवर है तो एस्टर इंक को, बीइंग ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसको भारत में 2% का इक्वलाइजेशन भी सरकार को पे करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, तो XYZ इंक सिंगापुर में सिंगापुर की कंपनी इंडियन कस्टमर्स को, और वो कस्टमर्स जो कि भारत का आईपीए यूज करके परचेज करते हैं, तो इंडिया के कस्टमर्स को 2000 ई रीडर सेल करती है एट द रेट ऑफ 12,000। तो ये बनता है सर 2 करोड़ 40 लाख रुपए। ये कितना बनता है? अच्छा, साथ में आईपीए जो इंडिया का यूज कर रहे हैं 1000 ई रीडर इंटू 150 इंटू 80, ये बनता है 1 करोड़ 20 लाख रुपए। मतलब टोटल बनता है 3.6 करोड़, जो कि 2 करोड़ के थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है। तो एस्टर को 2% के रेट पे इक्वलाइजेशन लेवी, मतलब 3 करोड़ 60 लाख बोले तो 7,20,000 रुपए का इक्वलाइजेशन लेवी सरकार को जमा करना पड़ेगा। अच्छा, एस्टर इंक ने इनको एक और पेमेंट करती है फॉर एडवर्टाइजमेंट, मतलब एस्टर इंक को XYZ एक और पेमेंट करती है फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो एस्टर इंक को XYZ इंक एक नॉन रेसिडेंट है जिसका भारत में पी नहीं है, अगर वो एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करती है तो साहब वहां पे 165 नहीं लगेगा, 165A का इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट ऑफ 2% लग सकता है यदि वो एडवर्टाइजमेंट टारगेट करता है टू द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और टू दोस पर्संस हु यूजेस द आईपीए इन इंडिया। तो बेसिकली ये जो एडवर्टाइजमेंट ये इन्हीं लोगों को टारगेट करने के लिए दिया जा रहा है। ये जो 32 लाख रुपए हैं इस पे 165A का इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा एट द रेट ऑफ 2%, तो बोले तो 64,000 रुपए शायद। अच्छा, 64,000 रुपए। और सर ये 32 लाख रुपए तो 2 करोड़ के थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करते साहब, ये 32 लाख और प्लस ये 3,60,000, तो दोनों मिला के 2 करोड़ तो हो तो गया। अच्छा, आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान दीजिएगा डियर, यहाँ पे ना बिजनेस इनकम की टैक्सेबिलिटी की बात हो रही है, और बिजनेस इनकम की अगर हम टैक्सेबिलिटी की बात करें तो आपको पता है डियर, आर्टिकल 5 के हिसाब से अगर आपका सोर्स कंट्री में परमानेंट स्टैब्लिशमेंट बनता है तो ही आर्टिकल 7 कहता है कि जो सोर्स कंट्री है वो एक नॉन रेसिडेंट का बिजनेस इनकम अपने देश में टैक्स कर सकती है। और आपको पता है डियर, जो मॉडल टैक्स कन्वेंशन है वो 2 तरीके के, एक है यूएन बेसिस पे और एक है OECD बेसिस पे। तो जो OECD मॉडल टैक्स कन्वेंशन है वो कहता है कि सोर्स कंट्री में जो फॉरेन एंटरप्राइज अपने परमानेंट स्टैब्लिशमेंट से जितने गुड्स या सर्विसेज सेल करती है सिर्फ उसकी टैक्सेबिलिटी सोर्स कंट्री कर सकती है। और यूएन मॉडल कन्वेंशन वो कहता है कि आप अपने परमानेंट स्टैब्लिशमेंट से जो भी सेल करें वो तो टैक्सेबिलिटी हो ही सकती है, साथ में अगर आप रिलेटेड गुड्स या सर्विसेज अगर आप डायरेक्टली भी सेल करते हैं टू द रेजिडेंट ऑफ द सोर्स कंट्री, भले आप उस परमानेंट स्टैब्लिशमेंट से ना करें, अगर आप डायरेक्टली भी अगर आप सेल कर देते हैं वो भी लायबल टू टैक्स होता है। तो सर क्या कहना चाहते हो? तो मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका नाम है लेट्स से ग्रेट वॉल मोटर्स चाइना की, जिसको इंडिया में अप्रूवल नहीं मिला।
लेट्स से वो इंडिया में अपना ब्रांच ओपन कर लेती है और इंडियन कस्टमर्स को लेट्स से कि 1 करोड़ रुपए की गाड़ियां सेल कर देती है। सर 1 करोड़ रुपए कुछ कम नहीं हो गया? चले, और मान लीजिए कि ग्रेट वॉल मोटर्स ने अपने भारत के ब्रांच से इंडियन कस्टमर्स को 1 करोड़ रुपए की गाड़ियां सेल कर दी, और ग्रेट वॉल मोटर्स डायरेक्टली अपने चाइना के हेड ऑफिस से भारत के कस्टमर्स को 5 करोड़ रुपए की गाड़ियां सेल कर देती है। तो ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन के बेसिस पे अगर इंडिया और चाइना का डीटीडब्ल्यू बना होता तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए भारतीय सरकार जो है वो ग्रेट वॉल मोटर्स के भारत में बिजनेस इनकम को टैक्स कर सकती थी, क्योंकि पीई से तो सर जी 1 करोड़ रुपए की सेल हुई है। बट अगर इंडिया और चाइना का जो डीटीडब्ल्यू है वो अगर ओईसीडी के बदले यूएन मॉडल के हिसाब से बना होता तो वो 1 करोड़ रुपए जो वो अपने पीई से सेल कर रही है वो भी साथ में 5 करोड़ रुपए जो डायरेक्टली सेल कर रही है बिकॉज रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज सेल कर रही है वो भी टैक्स हो जाता। तो इसको हम नाम देते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल। तो यूएन मॉडल कन्वेंशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल भी शामिल किया गया है जो कि ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन में नहीं है साहब, ठीक बात है। तो मेरे साथ साथ देखेंगे यहाँ पे XYZ गैम्ब एक जर्मनी की कंपनी है जिसने भारत में अपना एक ब्रांच ऑफिस ओपन किया, मतलब अपना परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने भारत में ओपन कर लिया है और प्रॉफिट मार्कअप है 40% जो कि अपने ब्रांच के थ्रू सेल करती है। अच्छा, XYZ गैम्ब जो है वो डायरेक्टली भी गुड्स को सेल करती है। तो अगर लेट्स से ओईसीडी मॉडल के बेसिस पे इंडिया और जर्मनी का डीटीडब्ल्यू है तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ वो टर्नओवर जो ब्रांच के थ्रू है, तो अगर आप देखेंगे तो ब्रांच के थ्रू ये 155 लाख रुपए का गुड्स सेल करती है, तो सिर्फ 155 लाख रुपए। अगर यूएन मॉडल के बेसिस पर है तो 155 लाख जो ब्रांच से हो रहा है वो तो हो ही रहा है, साथ में डायरेक्टली कितना 80 लाख रुपए है जो कि ये सेल करें तो 235 लाख रुपीस, तो 235 लाख रुपए इसके टर्नओवर मानी जाएगी। अगर इंडिया और जर्मनी का डीटीडब्ल्यू जो है अगर यूएन मॉडल कन्वेंशन के बेसिस पर है तो यहाँ पे XYZ गैम्ब का जो भारत में ब्रांच है उसका टर्नओवर 235 लाख रुपए, और अगर इंडिया और जर्मनी का डीटीडब्ल्यू ओईसीडी मॉडल के बेसिस पे है तो भारत में जो XYZ गैम्ब है उसका टर्नओवर कितना माना जाएगा 155 लाख रुपए। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई। तो फिर डियर हमने आपके साथ नवंबर 2023 का आरटीपी का एनालिसिस बहुत क्विक वे में देख लिया। सबको बाय बाय।